Namaskar to all the aspirants. जय हिंद. My name is Pratik. Welcome you all to SSB क्रैक एग्जाम्स, जहां पे आपको डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन दी जाती है, जैसे कि आपका एफकेट, एनडीए, सीडीए, जितने भी आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स उसके लिए आपको गाइड किया जाता है। तो माय फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले यार बहुत ही मोस्ट अवेटिंग आज का सेशन होने वाला है। भैया सब बोल रहे करंट अफेयर कहाँ पे है, करंट अफेयर कहाँ पे, कोई अपडेट्स ही नहीं आ रहे हैं। तो भाई साहब आपकी जो मन्नत है, आपकी जो इच्छा है वो हो गई है पूरी। आज हम भाई लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर का सेशन। इसी से फिर अपने आने वाले जितने भी करंट अफेयर के जो सेशन हम करने वाले हैं। और आज हम सितंबर महीने में जो भी इम्पोर्टेंट हमारे जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले। बिल्कुल सही आपने सुना है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसको हम अच्छे से करने वाले हैं। जितना हो सके इसको आप अपने जो भी आपके नियर इंडिया जो भी एस्पिरेंट्स है, जो आपके फ्रेंड्स है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ये जो लिंक है बिल्कुल वो शेयर कीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट स्लाइड। चलो तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको याद होगा पूछा गया था, ठीक है। और उसका जवाब है वो आज आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, है ना, हाल ही में ही बड़ा चर्चा में था ये, ठीक है ना। तो भैया ये कहाँ पे हुआ था, है ना। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम यूके में हुआ था, यूएसए में हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, या फिर यूएई में हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने आपसे सवाल आपको याद होगा पिछले वाले सेशन में आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। तो उसका जो जवाब है आपको पता होना चाहिए कि भैया ये यूएसए में हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते कि ये ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम है क्या। सबको पता है अभी विश्व भर में देखा जाए तो, वैश्विक तौर पे अगर देखा भी जाए तो अभी क्लीन एनर्जी के जितने भी हमारे जो सिस्टम है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। जितने भी अलग अलग देश की सरकारें हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप कोई भी बिजनेसमैन उठा के देख लो, जितने भी साइंटिस्ट आप उठा के देख लो, जितने भी वेटरन लोग हैं, वो यही चीज को लेके बात कर रहे हैं, भैया हमें क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सारे आपकी जो भी हर आपकी जो सरकार है अलग अलग देशों की, वो इसके रिगार्डिंग कई सारे सिस्टम्स आपका इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो हाल ही में आपका यहाँ पे यूएसए में आपका एक एक्शन फोरम यहाँ पे हुआ था क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग। और ये आपका कहाँ पे हुआ था, आपका यूएस के पिट्सबर्ग वाले आपके शहर में आपका हुआ था। और यहाँ पे अलग अलग देशों से देखोगे बड़े ही हाई लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, डेलीगेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और भारत जो बहुत ही एक उभरता हुआ, जो एक तरीके से डेवलपिंग के तौर पे आपका बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल अनस्टॉपेबल होते जा रहा है, जो रुक नहीं रहा है, तो वो भी इस आप देख सकते हो कि इस मीटिंग का हिस्सा बना था। हाई लेवल अगर आप देखो मीटिंग यहाँ पे हुई थी, मिनिस्ट्री लेवल की हुई थी, डेलीगेशन हमारा गया था। और इसको लीड कौन किए थे भैया, आपके जितेंद्र सिंह जी जितेंद्र सिंह जी किए थे। जितेंद्र सिंह के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भैया ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, अगर आप देखोगे ये मंत्री हमारे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अलग अलग आपके मिनिस्ट्री लेवल होते हैं, आपको यूनियन लेवल पे आपको पता होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। जितेंद्र सिंह जी अगर आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका साइंस और टेक के रिगार्डिंग भी है, अर्थ साइंसेस के रिगार्डिंग भी है, ये पब्लिक ग्रीवेंसेज, आपका पेंशन, आप देख सकते हो पीएमओ के अगर आप देखोगे, मतलब अलग अलग आप देख सकते हो इनको डिपार्टमेंट्स वगैरह दिए गए, ठीक है ना। एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही एक तरीके से इंडिया की तरफ से डेलीगेशन को लीड करते हुए इन्होंने यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने वही चीज रिगार्डिंग बात की थी कि भैया हमें ग्लोबल लेवल पे हमें क्लीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। और इसमें चाहे साइंटिस्ट आप ले लो, कई इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, चाहे सरकार ले लो, किसी को भी देख लो, सबका सहयोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ साइंटिस्ट से काम नहीं चलने वाला है या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट से काम नहीं चलने वाला, हमें एक टीम की जरूरत है जो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाए। तो इसी के रिगार्डिंग आपको मीटिंग देखने को मिलती है। चलिए ये वाला हमारा सवाल था, इसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट हमें सितंबर महीने में देखने को मिलता है मेरे दोस्तों, वो ये है राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है। अगर आप सितंबर का मंथ देखोगे तो इसको राष्ट्रीय पोषण माह के तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। राष्ट्र मतलब नेशन,
पोषण आपको पता है न्यूट्रिशन, माँ मतलब आपका मन, ठीक है। तो ये आपका एक इनिशिएटिव लिया गया है बाय, अगर आप देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा आपको ये एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ही चीज है कि हमें जितना हो सके न्यूट्रिशन आपको बढ़ाना है, चाहे वो विमेन हो या चाइल्ड हो, हमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा उनका अच्छा करना है। आपको पता है भारत अब पूरा, अगर कॉलोनियल पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, हमारे एक तरीके से भारत जब कोलोनाइज था, तो कितने ज्यादा आपको देखने को मिले थे भैया, इतना आपको हैरेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, भुखमरी कितनी सारी आ गई थी, फेमाइन्स आपको देखने को मिलेगा। और उसका जो जैसे बंगाल फेमाइन एक बहुत बड़ा फेमस, एक आपको पता है बहुत ही दर्दनाक एक इंसिडेंट है आपका, उस ऐसे कितने सारे फेमाइन्स आपको भारत में देखने को मिलेंगे अंडर द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इंडिया। और तब से देखने को मिलेगा भारत का जो न्यूट्रिशन लेवल है, अभी तक हम सह रहे हैं इस चीज को लेकर, हमारे जितने भी कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस चीज को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, वुमेन को और कैसे कैसे अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, बच्चों को कैसे अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग सारे कई सारे इनिशिएटिव उठाए गए, एक अवेयरनेस आपको ये देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर 2022 फॉर पोषण माह इज टू ट्रिगर पोषण माह थ्रू ग्राम पंचायत एज अ पोषण पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ये यहाँ पे हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने महीना यहाँ पे बना लिया, सेलिब्रेट कर लिया और भैया हो गया, भाई हमने अपना काम कर लिया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऐसा काम कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है, ठीक है, पंचायत लेवल पे हमें काम करना है, ठीक है। तो अगर हम रूरल लेवल पे अगर काम करेंगे, तो अर्बन लेवल भी धीरे धीरे आपका क्या होता रहेगा, वैसे डेवलप होता रहेगा। मेन फोकस रूरल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप की फोकस अगर आप देखोगे, तो ये है आपका महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। भैया शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। बच्चों को शिक्षा, न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सिर्फ शरीर के विकास के लिए नहीं, मानसिक विकास के लिए भी सारी चीजें बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके रिगार्डिंग देखोगे तो क्या क्या और रिगार्डिंग चीजें हैं, तो ये आपका देखोगे, एक आपका फिफ्थ राष्ट्र पोषण माह है, ठीक है। ये आपका फिफ्थ आपका इसका ये चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस वे में आपको ये एक तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसमें एम जो है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जन आंदोलन को हमें जन भागीदारी पे हमें कन्वर्ट करना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी का विजन भी था, सुपर आप देखोगे सुपोषित भारत को लेकर, ठीक है ना। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो इसके रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट होते आए हैं मैल न्यूट्रिशन को लेके, या फिर एक तरीके से जो इल स्वास्थ्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग आपको कई सारे प्रोटेस्ट अगर आपको देखने को, सबकी डिमांड्स आपको देखने को मिलती है। अब इसको हमें सिर्फ प्रोटेस्ट तक अभी नहीं रखना है, जो अभी तक चलता है, कोई भी हो तो प्रोटेस्ट करो, अब नहीं। अब हमें इसे कन्वर्ट करके हमें भागीदारी पे कन्वर्ट करना, मतलब इसमें एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन अब हमें देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स को उठाना नहीं, अब हमें उसको सोल्यूशंस भी हमें उसका निकालना है, ठीक है। तो जन आंदोलन से अब हमें जन भागीदारी के और हमें बढ़ना है। और हमें इस जो विजन है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, कि भैया हमें एक सुपोषित भारत चाहिए, ठीक है, हमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वास्थ्य, हमें एक तरीके से भारत हमें चाहिए है। और इसके रिगार्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा, ये आपका राष्ट्र पोषण माह आपका ये सेलिब्रेट किया गया है। चलिए, आई होप इतना वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स फ्रॉम 7.6% इन अप्रैल टू जून, ठीक है। भैया बेरोजगारी की समस्या है, मैं मानता हूँ बिल्कुल समस्या है। इसमें मुख्य तौर पे अगर आप देखोगे, तो इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी थोड़ा आउटडेटेड, अभी रिसेंटली अभी 2022 में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो आने वाले जो जनरेशन को थोड़ा बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। अभी भी हमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। अगर हम कंपेयर करें आज का एजुकेशन सिस्टम और जो हमारा एक टाइम का एजुकेशन सिस्टम होता था भारत का, एंशंट और अर्ली मेडिवल पीरियड का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसकी कंपैरिजन में अगर आज का अगर आप देखोगे, तो वो थोड़ा सा आज का भी देखोगे बड़ा ही रिजिड है, और बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं, उतना ज्यादा स्किल्ड आपका एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डिमांड कुछ हो रहा है, बट एजुकेशन जो सिस्टम से हम जो निकल रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उसका सप्लाई हम अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिलेगा, बहुत कारण है इसमें, एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे कारण है। बट आपको देखने को मिलेगा कि अब भैया आपका जो रेट है फॉल हुआ 7.6% फ्रॉम अप्रैल टू जून आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डेटा आपको किसने भी रिलीज किया था, देखोगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, PLFS
इसको बोला जाता है। इन्होंने अभी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अभी इन्होंने रिलीज किया था, और इसके तहत इन्होंने जो देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्होंने बोला कि भाई 7.6% से भाई आपका एक तरीके से ये फॉल हो चुका है डाउन। और ये आपका देखोगे अप्रैल और जून दिस ईयर का यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपका 7% ऐसा समथिंग आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना, 7, कभी 6.9, तो ऐसा आपको बार ग्राफ्स आपको नीचे ऊपर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे खास यहाँ पे बात क्या है, इट इज द लोएस्ट सिंस द सर्वे बिगिन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर था 2018 का, उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो इट इज द लोएस्ट, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पता होना चाहिए, ये सारा अभी जो डेटा है ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कई सारे फैक्टर्स है, ठीक है। बट इतना पता आपको होना चाहिए कि बेरोजगारी की जो समस्या है, ये एक बहुत ही एक कंसर्निंग चीज है। इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सरकार को, समाज को, और एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें इसको ध्यान देना चाहिए और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा यार, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सो जैसे आपको पता है कि आपका जो पीरियोडिक लेबर फो आपका जो फोर्स सर्वे है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यही आपका ये जो डेटा है, आपका यही जो डेटा ये आपका डिपार्टमेंट आपका रिलीज करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी जो आपके हैं, इनको नालसा के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। अब एक चीज के रिगार्डिंग बोला जा रहा है, एक तरीके से नालसा क्या है, नालसा क्या चीज है, तो नालसा के बारे में पता आपको होना चाहिए कि नालसा का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। इसका मुख्य तौर पे इसका गठन जो किया गया था उसमें यही एम था कि हमें जस्टिस सबको देखना है, जस्टिस सबको देना है, ठीक है, इन ऑल लेवल, ठीक है। एक तरीके से जैसे कि मान लो किसी को मान लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो नहीं लड़ पा रहा है, या फिर ऐसा वर्ग है जो मेन स्ट्रीम लेवल पे नहीं आ पा रहा है, मतलब जुडिशरी सिस्टम के अंदर वो भाग ही नहीं ले पा रहा है, तो वहां पे ये नालसा जैसा आपका ये जो सिस्टम है, ये एक अथॉरिटी सर्विस है, ये इन्हीं लोगों के लिए भाई आपको क्या है काम कर रहा है कि भैया जो आपके बहुत ही जो मजबूर लोग हैं, जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस, जो नहीं लड़ सकते केसेस वगैरह, तो उनके लिए ये आपका ये सर्विस, आपका ये बोर्ड आपको बनाया गया है, ठीक है ना, कि भैया जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलेगा, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं सर, सबको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जस्टिस, हमारे जो DY चंद्रचूड़ है, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के अगर आप देखोगे तो ये आपके जज भी आपके हैं, ठीक है। अब तो अगर आप देखोगे तो आपको आपको पता चलेगा, नो ही इज एक्चुअली द, अब इनको नॉमिनेट कर दिया गया है सक्सेसर। अगर आप देखो UU ललित जी जो हमारे करंट अभी जो चीफ जस्टिस हमारे थे, वो अब रिटायर हो गए हैं, वो हो जाएंगे अभी, ठीक है। और उनकी जगह अब यही आपके जस्टिस, आपके जो DY चंद्रचूड़ जी, ये अब हमारे नए हमारे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, ठीक है, अगर आप देखोगे इनको DY चंद्रचूड़ जी को बनाया गया है 1959 में, अगर आप देखोगे बॉर्न है, और ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आपके बने थे 2016 में, ठीक है। अब इनका अगर आप पूरा लीगेसी देखोगे ना, तो इनके जो फादर साहब थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके, अब ये भी बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। अब तो प्रयागराज इसको बोला जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने अपना LLB अगर आप देखोगे DO से किया है, और इन्होंने कई सारे डिग्री उन्होंने मतलब अलग अलग इन्होंने संस्थानों से इन्होंने की हुई है, ठीक है, हार्वर्ड लॉ स्कूल्स वगैरह से इन्होंने की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य तौर पे आपको जो पॉइंट आपको नोटेड करना है, वो ये है कि ये नालसा का यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, भाई जस्टिस सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास वो एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सेसिबिलिटी नहीं, तो वो नहीं लड़ पा रहा है केस वगैरह, इसकी वजह से वो एक तरीके से वो आप कह सकते हो उसको राइट अपना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज आपका ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपका ये आपका जो बना है, तो आप देख सकते हो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। मोटो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे देखोगे अलग अलग आपकी चीजें क्या है, यहाँ पे आपको मेंशन की गई है नालसा के बारे में। तो डिटेल मैंने आपको बता दिया पूरा नालसा के बारे में। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझ आ गया हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब देखो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि कल्याण चौबे जी को हाल ही में भाई इलेक्ट किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आपको नए आपको अध्यक्ष अब आपको देखने को मिलेंगे कल्याण चौबे जी। कल्याण चौबे जी खुद एक फॉर्मर फुटबॉलर रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, और ये आपके वेस्ट बंगाल से आपके बिलोंग रखते हैं। और इन्होंने अभी जब इलेक्शन चल रहे थे इसकी अध्यक्षता को लेकर, तो इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने जो बाईचुंग भूटिया जी है, आपको बाईचुंग भूटिया जी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग फुटबॉल आपके प्लेयर थे बाईचुंग भूटिया जी।
तो उनको यहाँ पे इलेक्शंस में हरा के ये आपके प्रेसिडेंट की उपाधि इनको दे दी गई है, AIFF। अब अगर एक सवाल पूछ रहेगा भैया, ऑल इंडिया आपका जो फुटबॉल फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई साहब? तो भैया इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली पे। पता होना चाहिए भैया, सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने किसको किया, भाईचुंग भुट्टो को यहाँ पे बीट किया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो वाइस प्रेसिडेंट जो आपके बने हैं, वो NA हैरिस जी बने हैं, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो कर्नाटका से एक तरीके से फुटबॉल एसोसिएशन के आपके जो प्रेसिडेंट थे, और इनको भी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे उपाधि गई है नेशनल लेवल पे, ठीक है ना। कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन में तो प्रेसिडेंट थे NA हैरिस जी, आप यहाँ पे देख सकते हो उनकी पिक्चर। अब यहाँ पे इनको नेशनल लेवल मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। तो इससे हमने क्या यहाँ पे हमने टेक ले लिया कि भैया जो प्रेसिडेंट है, नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो आपके कल्याण चौबे जी, फॉर्मर फुटबॉलर, ठीक है। ये आपके एक तरीके से आपके जुड़े हुए, बीजेपी पार्टी से भी आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो NA हैरिस जी को वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया है, जो कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चलिए भाई साहब, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 36th नेशनल गेम्स अभी आपका अहमदाबाद में आपका चल रहा है, मतलब अब तो हो गया है। बट अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो बड़ी धूम मची हुई थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहली बात तो 36वां नेशनल गेम्स आपका नॉर्मली देखो तो आपको गोवा में होने वाला था, ठीक है। बट ड्यू टू वेरियस सिचुएशन भाई, डिले पे डिले, डिले पे डिले होते होते फिर बोला कि भैया एक काम करो, आप मोदी जी के जो जगह है गुजरात, वहां पे ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 36वां आपका नेशनल गेम्स आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप देखो तो केरला में आपका हुआ था, ठीक है ना। तो इसका मैस्केट क्या था भैया? इसका मैस्केट आप देखोगे तो भैया आपका सवज, सवज देखोगे, इट इज अ कब। आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख सकते हो, आप यहाँ पे ये वाला हो गया, ये वाला पिक्चर अगर आप देख सकते हो, इसको सवज बोला जाता है, कब, ठीक है। गुजराती में इसको बोला जाता है। आपको पता है गुजरात भाई एशियाटिक लाइन के लिए जाना जाता है, सबको पता है। अब बड़ा एक चीज उसमें चल रहा है भैया, अभी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी एशियाटिक लाइन के तरीके से कई सारे डीलिंग वगैरह चल रही है। आप मुझे बताएंगे भैया उसकी स्टेटस, उसका स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव भैया, यही एंथम था कि भैया एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। और ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो इवेंट कब से कब तक आपका चलेगा, तो 29 सितंबर से लेके अगर आप देखोगे तो आपका 12 अक्टूबर तक आपका चलेगा। और ये लगभग 6 सिटीज में आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, गांधीनगर में देखने को मिलेगा, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे आपको इसमें नए गेम देखने को मिलेंगे, जैसे योगासन वाला आपको एक गेम देखने को मिलेगा, तो जो कि एक तरीके से जो हमारा जो भारत का जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो कल्चरल एक इंटीग्रिटी है, उसको भी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे निखारा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। 36वां आपका नेशनल गेम यहाँ पे आपका गुजरात में हुआ है, अब तो हो चुका है, ठीक है। 12 अक्टूबर तक आपका ये चल रहा था। और आने वाले अब देखोगे, अब नेक्स्ट जो आपका जो 37th आपका जो नेशनल गेम्स होगा, वो आपका अब गोवा में होगा। चलो अच्छी बात है, अब गोवा में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, क्या है अगली खबर, क्या है भाई? अगली खबर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब साइंस एंड टेक में थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है भाई साहब। तो इसरो ने भैया हाल ही में एक टेस्टिंग यहाँ पे इन्होंने की है, एरोडायनेमिक डिसलेटर रिगार्डिंग के सिस्टम में इन्होंने एक तरीके से एक टेस्टिंग की है। अब ये पूरा सिस्टम क्या है, देखो इन्होंने क्या किया है, पहले मैं आपको पूरा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, ठीक है। हाल ही में आपको देखने को मिला था कि आपका चंद्रयान आपको देखने को मिला था, चंद्रयान 2 आपको देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली वो लैंड नहीं कर पाया, हमारा जो विक्रम लैंडर था वो नहीं कर पाया, ठीक है ना। वो सिग्नल लॉस्ट हो गया, फिर बाद में वो लैंड नहीं हो पाया, वो एक तरीके से आपका रूइंस में आपको देखने को मिला, ठीक है। फिर आपको बाद में देखने को मिलता है कि हमारा जो मंगलयान मिशन था, मार्स ऑर्बिटल मिशन था, वो इर्द गिर्द आपको घूम रहा है, ठीक है ना, मार्स के अराउंड लैंड नहीं किया है। तो अभी इंडिया का अगर आप देखोगे एज अ बैकग्राउंड, अगर आप इसमें देखोगे लैंडिंग के रिगार्डिंग देखोगे, तो अभी तक हमें उतना ज्यादा उस लेवल पे भी सक्सेस नहीं मिला है। हमने सोचा था विक्रम सॉरी ये जो आपका चंद्रयान 2 था, हम जाएंगे और कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लैंड करेंगे चांद में, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो इसरो ने इससे एक तरीके से सबक लिया, और इसरो ने इस चीज को बिल्कुल समझ लिया कि भैया हमें इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग लैंडिंग हमें कुछ एक तरीके से डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाल ही में इसरो ने क्या किया है, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर, IAD जिसको बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी जो भी चीज अगर किसी दूसरी जगह भेजेंगे, स्पेस में कहीं पे लैंड कराएंगे, किसी भी से मार्स में, वीनस में, कहीं पे भी ये कोई मिशन करो, वहां पे कोई मान लो कि वो लैंड वगैरह करा रहे, ठीक है ना। तो वहां पे या फिर मान लो कोई भी चीज स्पेस में गई है और स्पेस से वापस अर्थ में लानी है,
वापस लानी है, तो एक तरीके से पृथ्वी में कैसे लैंड करे, सेफली लैंड करे, ये दोनों रिगार्डिंग एक तरीके से यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी बनाई गई। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये आपका मान लो कोई चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका एक क्राफ्ट इन्होंने मतलब पूरा इन्होंने डिजाइन किया हुआ, ठीक है, रॉकेट से गया, रॉकेट से बाद ऊपर चला गया और बाद में ये लैंडिंग करने चला गया, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से आपको ऐसा आपको ये क्राफ्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि ये आपका पेलोड है। पेलोड मतलब कि मान लो कि ये आपका पूरा एक तरीके से सिस्टम है, जहाँ पे मान लो कोई रोबोट्स रखे गए हैं या फिर यहाँ पे कुछ आपका इंसानों को भी, आपको पता है, ह्यूमंस को भी भेजा जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से इस विमान में अगर आप पूरा देखोगे तो यहाँ पे एक पेलोड आपका सिस्टम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जब भी ये जो आपका जो पेलोड है आपका, ठीक है, ये आपका जो पेलोड है, जब इसको लैंड करना होगा किसी भी प्लैनेट में, मार्स मान लो, वीनस मान लो, जब भी इसको लैंड करना होगा, तो यहाँ पे ये जो इन्फ्लैटेबल सिस्टम जो बनाया गया है इस पेलोड के इर्द गिर्द, अब यहाँ पे जो देख सकते हो ये वाला जो पार्ट आपका है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब भी ये लैंड होगा, अब देखो कोई भी आपका जो आप मान सकते हो कि जो भी आपका जो सिस्टम होता है, जब वो लैंड होता है, ठीक है, किसी भी प्लैनेट में, या फिर जब वापस जब पृथ्वी में भी कोई चीज आती है, स्पेस से जाके जब पृथ्वी में भी आती है, ठीक है, जब वो लैंड होता है ना, उसकी वेलोसिटी बहुत होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे उसमें हीट बड़ा जनरेट होता है, बहुत ही ज्यादा आपको वो ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है, जिसको नॉर्मलाइज करना, उसकी स्पीड को स्लो करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो इन्फ्लैटेबल सिस्टम ये जो बनाया गया है, ठीक है, पेलोड के अराउंड समथिंग जो बनाया गया है, ये क्या काम करेगा, एरोडायनेमिक एक पूरा सिस्टम यहाँ पे देखोगे, जब कोई भी चीज आपका लैंड जब होगी ना, बहुत तेजी स्पीड से आपका नीचे आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसकी स्पीड को थोड़ा कम करेगा, ठीक है ना, उसकी स्पीड को थोड़ा कम करेगा कि वो एक तरीके से सेफली लैंड करे, आराम से लैंड करे, ठीक है ना। तो यही आपका सिस्टम, एक नई टेक्नोलॉजी इसरो ने बनाई है जिसका नाम है इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर, ठीक है। जैसे आपको समझ आ रहा है, इनफ्लैटेबल, इनफ्लैटेबल मतलब पेलोड के इर्द गिर्द ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। एरोडायनेमिक मतलब कि एक तरीके से जो भी आपको जो प्रेशर होता है, इतना जो स्पीड होता है, उसको कंट्रोल करेगा, उसको सेफली, उसको उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। और डिसेलरेटर मतलब आप समझ ही गए, एक तरीके से उसको डिसेलरेट करेगा, मतलब कि उसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है। तो ये डिजाइन बनाया गया रिगार्डिंग लैंडिंग, ठीक है। कहा किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो भैया ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका नाम है VSSC, ठीक है, ये इसके द्वारा ये आपका न्यू टेक्नोलॉजी आपका बनाया गया है। ये बहुत ही गेम चेंजर आपका होने वाला भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें बहुत सारे आपको ऐसे मिशन देखने को मिलेंगे जहां पे हम अच्छे से सेफली अब लैंड कर पाएंगे। एरोडायनेमिक मैकेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे बहुत ही सेफली लैंड होगा, ठीक है, IIT की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मार्स का मिशन, हमारा वीनस का मिशन है, सब में बहुत ही हमें रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसका टेस्टिंग होगा, ऑब्वियसली बात है, टेस्टिंग इन्होंने की। तो टेस्टिंग अगर आप देखोगे तो इन्होंने किया था जो रोहिणी, देखो भारत का अगर देखो सबसे पहले, अगर आप जो रॉकेट्स वगैरह अगर आप देखोगे तो रोहिणी का एक बहुत बड़ा आपको अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रोहिणी जो एक साउंडिंग आपका जो रॉकेट है, इसी में आपका ये टेस्टिंग हुई थी, इसी रॉकेट के थ्रू टेस्ट की तरह इसको यूज यहाँ पे किया गया था। कहाँ से किया गया था भैया, आपका लॉन्च तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से किया गया है, जो आपको केरला में, ठीक है। तो केरला में जो आपका जो स्टेशन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तो केरला से ही आपको जो रॉकेट आपके लॉन्च हुआ था रोहिणी, ठीक है। और वहां से फिर बाद में इसको टेस्टिंग करने के बाद फिर IIT टेक्नोलॉजी से फिर पूरा चेकमेक किया, और फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, इसरो ने, भैया अब इस टेक्नोलॉजी से हम सेफली लैंडिंग कर सकते हैं, एरोडायनेमिक मैकेनिज्म का अच्छे से इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सेफ लैंड हम कर सकते हैं, चाहे हम किसी प्लैनेट में भेजें या किसी को वापस पृथ्वी पर लाए, हम सेफली लैंड अच्छे से करा पाएंगे, ठीक है। वापस अगर लाने, जैसे रीयूजेबल अगर हमें रॉकेट्स को करना है तो वापस तो हमें लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सेफ लैंडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक माइलस्टोन साबित होगा। अब आगे आने वाले टाइम में देखेंगे भैया मिशन हमारे क्या आपके ऐसे ऐसे आपके सक्सेसफुल होने वाले, ठीक है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है। IID का मतलब क्या है कि भैया इट विल एक्चुअली रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द पेलोड, ठीक है। पेलोड मतलब कि एक तरीके से आपका एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपका, आप कह सकते हो जैसे आपको ह्यूमन जा रहा है, एक तरीके से यहाँ पे पूरा सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया, द मेन सिस्टम पेलोड, उसको एक तरीके से यहाँ पे जो ऐसा बिल्कुल आपको उतर रहा था, ठीक है ना, लैंडिंग में जैसे क्रैश हो रहा था, अनसक्सेसफुल मिशन आपको देखने को मिले थे, अब उस चीज को धीरे धीरे से उसको लॉन्च कर मतलब लैंड किया जाएगा, आराम से सेफली लैंड किया जाएगा कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए, जैसे चंद्रयान 2 में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, साइंस एंड टेक की बात हो गई है, अब वापस से थोड़ा स्पोर्ट्स वाले इवेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, माय फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि भाई 68 एडिशन का भैया नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही आपने सुना है, केरल में आपको ये देखने को मिलेगा बोट रेस, बहुत ही खूबसूरत। कभी आप इसके देखना, कभी वीडियोस वगैरह देखना, कभी देखना, बहुत ही मजेदार आपको ये इवेंट होता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो पुन्नमद्दा लेक में आपको देखने को मिलेगा, अलापुझा डिस्ट्रिक्ट आपको केरल में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 20 स्नेक बोट्स, ठीक है, आपने इसके बोट्स अगर आपने देखे होंगे ना, बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको खूबसूरत आपको ये बोट्स देखने को मिलेंगे। लंबे लंबे बोट्स आपको देखने को मिलेंगे, और जो जज्बे के साथ वो चलाते हैं, मजा आ जाता है देख के, ठीक है ना। तो जो स्नेक बोट्स है, इसको चुंदन वेलम्स भी बोला जाता है, बड़े ही लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इस ट्रॉफी के लिए कई लोग कंपटीशन यहाँ पे करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर से भी कई सारे आपको यहाँ पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे एक तरीके से सिंबॉलिक, जो हमारे जो फिगर आपको पता, हमारे माननीय जो हमारे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं के एक तरीके से उनको सिंबलाइज करते हुए ये आपका ट्रॉफी आपको पूरा रखा गया है, ठीक है। और आपके लिए भैया एक सवाल, ये जो इवेंट आपका हुआ है, इसको कौन जीता है, और वो हैट्रिक हुई है उसकी, आप मुझे बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग इवेंट होता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये अपने कल्चर को एक तरीके से क्या करे, फ्लरिश कर रहे हैं, एक तरीके से इसको बढ़ा रहे स्पोर्ट्स के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, ये वाला आपका हो गया, अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्कीम आपको देखने को मिलेगा, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने भी हाल ही में इसको एक तरीके से लॉन्च किया है। तो पीएम श्री स्कीम, तो पीएम श्री स्कीम क्या है भाई साहब? पीएम श्री स्कीम अगर आप देखोगे, अगर इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, तो आपको बहुत अंदाजा अच्छे से हो जाएगा। वो ये है कि ये आपका प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखो, आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर आप देखोगे अभी तक जो रहा है, सिंस इंडिपेंडेंस देखोगे, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे, या फिर इवन प्री इंडिपेंडेंस भी देखोगे, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो पहले हुआ करता था, बड़ा ही अच्छा कल्चरल, और बहुत ही ज्यादा देखोगे एंशियंट अर्ली मेडिवल एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल, और बहुत ही ऐसा सिस्टम था जो हमें एक तरीके से एनलाइटन करता था। कई सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं, आर्यभट्ट जैसे लोग, नागार्जुन जैसे लोग, आपको भास्कराचार्य जैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, आपको सुश्रुत, आपको चरक, आपको कितने आपको शंकराचार्य जैसे कितने सारे नाम है आपको देखने को मिलेंगे, जो एक तरीके से एनलाइटन हो उस एजुकेशन सिस्टम से। बट क्या, मैं मेरा एक सवाल है, क्या इस अभी हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम से आपको वो रिजल्ट देखने को मिलता है जो हमें एक टाइम पे देखने को मिलता? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम पे थोपा गया है, और वही चीज हमारा भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। जो मकाले फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, जो एक तरीके से थोपा गया था हम पे, वही चीज अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। अब हाल ही में अब बदलाव देखने को मिला, विच इज अ वेरी गुड साइन। और अब आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको आपको एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा तो चला गया टाइम, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम में हमें काम करना है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, अगर आप देखोगे, तो कितने बुरे हाल में आपको देखने को मिलते हैं। अब हाल ही में देखोगे तो अच्छा चीजें हो रही है, जैसे दिल्ली सरकार ने कितने सारे वो क्लेम करती है, इतने सारे हमने गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के बनाए हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आप देखोगे, अब भारत सरकार भी बहुत ही इस पे काम कर रही है, और अब सरकारें समझ रही है भी एजुकेशन सिस्टम पे काम करना जरूरी है, हेल्थ सिस्टम में काम करना जरूरी है। बस ये बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा, इस फंडामेंटल्स पे हमें काम करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, गवर्नमेंट स्कूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसको हम एक तरीके से अपग्रेड करेंगे, हाईटेक लेवल का बनाएंगे, अंडर द प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ही यहाँ पे एम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पे यही बोला है कि हमें मॉडर्न, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड होलिस्टिक मेथड हमें अपनाना है, एक बहुत ही बेहतरीन अगर एजुकेशन सिस्टम अगर हमें लाना है तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये अगर आप देखोगे, तो इसमें यहाँ पे एक ही चीज बोला गया है कि यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पूरा रेफरेंस लेते हुए बोला गया है कि यहाँ पे हमें ये स्कीम आपको लॉन्च आपका हुआ है, और यहाँ पे हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत ही हाईटेक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लेक्सिबल हमें बनाना है, ठीक है। हमें एजुकेशन सिस्टम थोपना नहीं है, हमें उनको एनलाइटन करना अपने बच्चों को। तो इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम आपको एक कदम देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही कहा है,
मैं बहुत बार ये बोलता आ रहा था कि भैया ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है इससे हमें निकलना पड़ेगा, और वो चीज आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कर्तव्य पथ आपको देखने को मिलेगा। जो राजपथ पहले हुआ करता था, अब उसका नाम आपने चेंज कर दिया कर्तव्य पथ। क्या है इसका पूरा सिस्टम, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति भवन से अगर आप देखोगे, राष्ट्रपति भवन से लेके जो आपका इंडिया गेट तक का जो आपका मार्ग होता था उसको राजपथ बोला जाता था। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जैसे राष्ट्रपति भवन, जो सेवन रेसकोर्स रोड आपका है, या फिर आपका जो पूरा जैसे आपका राजपथ आपका हो गया, इंडिया गेट हो गया, इसकी डिजाइनिंग अगर आप देखोगे पूरी बड़ा, इसका जो फ्रेमवर्क देखोगे तो वो आपका एडवर्ड लुटियंस ने किया था, अगर आपको पता होगा। ठीक है, जब आपका कोलकाता से जब दिल्ली में जब उन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया था, तो इन्होंने पूरा जो इस शहर का जो पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा ये जो डिजाइनिंग है, वो एडवर्ड लुटियंस ने किया था, कि इस मतलब ये एक हब बना दिया गया था। ठीक है, कि यहाँ से एक तरीके से एक्सेस जितना हो सके आसानी हो पाए आपके ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये आपका राजपथ आपका हुआ करता था। ये एक ऐसा मार्ग है, आप लोग शायद गए भी होंगे अगर न्यू दिल्ली में। इंडिया गेट से लेके मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया इंडिया गेट से लेके आपके पूरी बहुत बड़ी आपकी सड़क जाती कहाँ पे, आपका राष्ट्रपति भवन, आपको अगर पता होगा, है ना, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो ये जो आपका मार्ग है इसको बोला जाता है राजपथ, बोला जाता था, माफ करना भाई साहब, इसको बोला जाता था राजपथ। ठीक है, अब इसका नाम कर दिया है चेंज, अब इसका नाम कर दिया है कर्तव्य पथ। क्या है इसका भाई, ये एक्चुअली मतलब ये है कि भैया ये जो कॉलोनियल जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स जो इंस्टीट्यूट्स है, हमें इसको अलग करना है। आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी जो हमारी भारतीय नेवी है, ठीक है, उनका जो फ्लैग था, है ना, जो सेंट जॉर्ज का आपने देखा होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है ये, ठीक है, हमारे भारत में इतने सारे कॉलोनियल इंस्टीट्यूट है, कॉलोनियल माइंडसेट, अभी भी मैं हैरान हूं भाई। अभी भी मैं कई लोगों से सुनता हूं कि ये जो अंग्रेज आए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम एक तरीके से मॉडर्न हो गए। अभी भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, आप बताओ क्या करोगे आप? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे एक आपका मेन मकसद होना चाहिए। देखो, आपको ऑफिसर बनना, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको ऑफिसर बनना है ना, तो आपको नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो, इन पे बिल्कुल ध्यान मत दो। ठीक है, वीक माइंड सबसे बड़ा आपका यहाँ पे खतरा है इस देश में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी कॉलोनियल माइंडसेट को हटाने के लिए ये कॉलोनियल इंस्टीट्यूट, कॉलोनियल चीजें से रिगार्डिंग जो भी चीज, उसको हटाया जा रहा है। ठीक है, कर्तव्य पथ, ठीक है, ड्यूटी, एक हमारे भारतीय की जो ड्यूटी है उसको यहाँ पे हमें एक तरीके से मेंशन करना है। जैसे आप ये देख सकते हो, इट सिंबलाइजेस द शिफ्ट फ्रॉम द राजपथ बीइंग ऑन द आइकन ऑफ पावर टू कर्तव्य पथ बीइंग एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट। भाई ये चीज हमारा है, ये ये जो चीजें हैं हमारे भारत में, जो भी हमारे जो प्रॉपर्टीज है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट की क्या जरूरत है, हमें बिल्कुल इसको एक तरीके से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया दीज स्टेप्स आर इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स सेकेंड पंचप्रण फॉर न्यू इंडिया अमृतकाल। अमृतकाल पता है, जब हमारा 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, तो हमें पूरा जो भी कॉलोनियल माइंडसेट के रिगार्डिंग जो भी ट्रेस है, जो भी छवि है, जो अभी तक हमारे में एक वो है, उसको हमें हटाना ही हटाना है, बिल्कुल हमें हटाना है। चाहे आप फ्लैग्स देख लो, आप कोई भी देख लो, आप जितने भी फ्लैग, अपनी नेवी का फ्लैग था, ठीक है, किंग जॉर्ज, सेंट जॉर्ज का आपको साइन देखने को मिलेगा, तो मैं खुद हैरान था भैया अभी तक क्यों चल रहा है यार, व्हाट इज दिस? ठीक है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ठीक है, अलग करो इसको भाई, हमारा खुद का इंडिजिनियस बनाओ। ठीक है, जो कि हो रहा है, जो कि अच्छी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये सारे चीज रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा, कॉलोनियल माइंडसेट को यहाँ पे हमें दूर भगाना है, सीधी बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, तो यहाँ पे उनका स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत आपको स्टैच्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया हमारे वो नेताजी, नेताजी का एक तरीके से उनके सम्मान में यहाँ पे दिया गया है। और इनका तो बहुत ही फेमस गाना है, आपको पता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ठीक है, तो ये जो जज्बा जो इनका था, ये जज्बे के साथ ही हमें भारत को आगे ले जाना है। ठीक है ना, तो इसी सेम प्लेस में देखोगे तो भैया होलोग्राम स्टेच्यू यहाँ पे नेताजी का आपका अनवील किया गया था। और इसी ईयर अगर आप देखोगे, मतलब पुराने साल अगर आप देखोगे, अर्लियर दिस ईयर पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे मोटा मोटे तौर पे आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे अब आपको
तो ये सारे बदलाव अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे बहुत ही पॉजिटिव सेंस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे पूरा, अगर हम पूरा स्टैचू के बारे में देखे जाए तो आपका एक ग्रेनाइट का आपका पूरा बना हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तरीके से उनको जो एक तरीके से इनका जो क्राफ्टिंग इस चीज की जो स्टैचू की है वो अरुण योगराज जी ने की है। बहुत बड़ा उनको मैं बोलूंगा कि उनका अच्छा योगदान है। ठीक है, बहुत स्कल्प्टर है, 28 फीट का आपका ये आपका स्टैचू है। और एक आपका मोनोलिथिक ग्रेनाइट स्टोन से आपका बनाया है। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से उसको कार्विंग करके पूरा यहाँ पे बनाया गया। लगभग 65 मेट्रिक टन का इसका पूरा वजन है। ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो भैया ऐसी चीजें बार बार होनी चाहिए। कलुडर माइंडसेट को हमें हटाना है और हमें इंडिजीनियस बनना है और आगे हमें बढ़ना है। चलिए आगे बढ़े जाते हैं भाई। क्या है आगे हमारी ताजा खबर क्या है? तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भैया, ये तो रुक ही नहीं रहे। नीरज चोपड़ा जी, भैया जो भाला भाई फेंक रहे हैं, भाई मजा आ जाता। देखी कभी देखा कि नहीं देखा? ओलंपिक देखा था कि नहीं देखा? ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में इन्होंने एक और यहाँ पे एक इवेंट में इन्होंने भैया ट्रॉफी जीती है। और बहुत ही अगर आप देखोगे कि इनमें इनका जो जज्बा है वो इतना बेहतरीन आपके लेवल का है कि भैया ये जो भी जीते ये कभी कभी क्या है, आपका वर्ल्ड लेवल पे आपका ये अपना नाम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भैया नीरज चोपड़ा जी ने अभी अगर आप देखोगे डायमंड लीग ट्रॉफी इन्होंने जीता है। आप देखोगे तो नीरज चोपड़ा इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड ट्रॉफी। भैया अब इंडिया फर्स्ट फर्स्ट आएगा। कुछ टाइम रुक जाओ, कुछ टाइम रुक जाओ, इंडिया फर्स्ट फर्स्ट आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो भाई अगर आप देखोगे तो नीरज चोपड़ा जी लेट द फील्ड फर्स्ट लीगल अटेम्प्ट। अगर आप देखोगे लगभग इतने मीटर का 88.44 मीटर का इन्होंने भैया किया था। ठीक है ना। वो भैया ये कभी इसके नीचे आते भी नहीं, इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड। ठीक है ना। तो नीरज कैप्ट ऑफ अ ड्रीम सीजन विद द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग फाइनल टाइटल। ठीक है, तो बहुत ही इनका अहम यहाँ पे भूमिका आपको देखने को मिलेगी। बाकी का अगर आप देखोगे कई सारे यहाँ पे आपको पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप नीरज चोपड़ा जी का देख सकते हो, जैकूब जी का देख सकते हो, वेबर जी का, थॉमसन जी जो यूएस के हैं। तो अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनका आपको पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन इनको और इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक तरीके से इनको इस मुकाम पे पहुंचाया और यहाँ पे वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अहम अब देख सकते हो ये खबर आपकी बन सकती है। भैया देखो आज ऐसी खबरें जो बहुत खुशी खुश हमें कर रही है। ठीक है ना। तो वंदे भारत 2 बाय इंडियन रेलवे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया वंदे भारत आपका फर्स्ट जनरेशन का आपका चल रहा था। ठीक है, आपने देखा होगा आपका दिल्ली से आपका पहले वाराणसी तक आपका चला, आपको पता होगा न्यू दिल्ली से वाराणसी वाला लिंक था आपका। ठीक है, फिर बाद में दिल्ली से आपका कटरा तक आपका चला था। तो वो आपका फर्स्ट जनरेशन आपका था ना, वंदे भारत का फर्स्ट जनरेशन। जैसे आप देख सकते हो ना, आपके जैसे मोबाइल फोन्स आपके होते हैं तो आपका 2G 3G 4G 5G है ना, फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन, जैसे जैसे आपको वो बढ़ता जाएगा तो आपको एडवांसमेंट आपको देखने को मिलती है कि नहीं? तो वैसे ही वंदे भारत का भी अगर आप देखोगे जो फर्स्ट जनरेशन वाला मॉडल था तो वो भी बहुत एडवांस था, कोई दिक्कत नहीं। बट भारत सरकार ने बोला नहीं भैया हम और अच्छे एडवांसमेंट लाएंगे। ठीक है, तो वंदे भारत 2 आपको देखने को मिलेगा इंडियन रेलवेज के द्वारा आपका यहाँ पे आपका ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, और अब तो अगर मैं रिसेंट अगर आपको बताऊं तो ये अगर आप इसका सेकंड वाला देखोगे तो आपका ये गांधीनगर से मुंबई वाला आपका आपका बनेगा और आपका मतलब तो हो गया स्टार्ट। और जो फोर्थ वाला आपको देखने को मिलेगा जो आपका हिमाचल से लेकर दिल्ली का लिंक उसका रहेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, रेलवेज में सुधार हो रहा है, अच्छी बात है। और ये हमारा भी एक फर्ज बनता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें एक तरीके से सेफ्टी बनानी है, हमें अच्छा सैनिटेशन के लिए रिगार्डिंग ध्यान देना है और हमें गंदगी नहीं करनी। भाई हमारी प्रॉपर्टी है, मत करो यार, सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि भैया बहुत ही एडवांस फीचर आपको देखने को मिलेगा आपका वंदे भारत 2 आपके इसमें 0 to 100 अगर आप देखोगे स्पीड, अगर आप देखोगे जस्ट 52 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है भाई, 52 सेकंड में 0 to 100 बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम स्पीड देखोगे तो आपका 180 किलोमीटर जाएगा प्रति घंटा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे इसका लगभग 392 टन इंस्टेड ऑफ 432, मतलब लाइट वेट इसको थोड़ा कर दिया है। और वाईफाई कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही डिमांड था भैया कि भाई वाईफाई वाईफाई सबको वाईफाई चाहिए भाई, अच्छी बात होना भी चाहिए। ठीक है, तो यह एक आपको बहुत ही एक अहम कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या नई चीज है कि भाई न्यू वंदे भारत में आपको 32 इंच का एलसीडी टीवी भी देखने को मिलेगा। वाह वाह क्या बात है ना, इंस्टेड ऑफ 24 इंच। ठीक है, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले और अब में क्या कंपैरिजन है, लाइट वेट थोड़ा हो गया है, एलसीडी का जो एक तरीके से जो
जो आपका वो है एक तरीके से जो इंचेस है वो उसको बढ़ा दिया गया है। अर्लियर वर्जन देखोगे तो इट वाज अगर आप देखोगे मतलब 15% मोर आपका एनर्जी एफिशिएंट हो गया है, ठीक है। और डस्ट फ्री आप देखोगे, क्लीन कूलिंग आपके एक तरीके से अच्छा बढ़ा दिया गया है। तो मतलब ऑल इन ऑल अब जो सुविधा दी गई है जो भी आपको हमारे सिटीजन्स को बहुत ही कंफर्ट के परस्पेक्टिव में बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दी गई वंदे भारत 2 में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अब वंदे भारत 2 अगर आप एक्सप्रेस देखोगे हाल ही में, तो आपको दो लिंक में देखने को मिलेगा। एक तो आपका मुंबई से गांधीनगर वाला, और दूसरा आपको अभी हाल ही में अभी आपका हुआ है लॉन्च, ठीक है, अक्टूबर में ही हुआ है। बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको न्यू दिल्ली से आपको हिमाचल पंजाब का लिंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, तरक्की हो रही है भारत की। अब हमें भी इसका योगदान हमें देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं भैया कि भैया आपका रिक्लाइनर सीट, साइड रिक्लाइनर सीट फैसिलिटी आपको दी गई है, बहुत ही बढ़िया। एग्जीक्यूटिव क्लास को मतलब एक तरीके से आपको अलग अलग आपको क्लासेस देखने को मिलता है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। नाउ पैसेंजर्स विल नाउ बी मेड अवेलेबल फॉर ऑल क्लासेस, भाई ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इन द न्यू डिजाइन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस अ फोटो कैटलिट अल्ट्रा वॉलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। भैया देखो, ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब आपके लिए किया जा रहा है कि आपको जितना हो सके आपको सुविधा दी जाए, डस्ट क्लीन, पूरा आपको कंफर्ट दिया जाए, लाइट वेट कर दिया गया है आपको, 32 इंच आपको एलसीडी दिया जा रहा है, आपको इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको कुछ नहीं करना, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते, कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हो? आपको जितना हो सके आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, आपको एक तरीके से आपको सैनिटेशन पे ध्यान देना है ना, साफ सफाई रखो। कई लोग गंदगी करते हैं रेलवेज में, ठीक है। एक जमाना था जब आपको पता है कि लोग क्या क्या चुरा के भाग जाते थे रेलवे से, अब मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा। बट वो चीज से हमें अब आगे निकलना, कब तक रहोगे उसमें, अब हमें बदलाव यहाँ पे चाहिए। तो टेक के माध्यम से ही सारी चीजें हो रही है। एंड मुझे बहुत अच्छी एक तरीके से चीज लगी भैया, यहाँ पे अपना अपना योगदान सरकार दे रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। देखो, अगर कोई चीज अच्छा हो रहा है तो हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई चीज गलत हो रही तो हमें उसके खिलाफ हमें कुछ बोलना भी चाहिए, हमारा हक है, संविधान हमें बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट खबर है मेरे दोस्तों वो ये है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड इन लोथल। लोथल आपका ये जो पोर्ट टाउन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भाई लगभग अगर आप देखोगे बोला जाता है लगभग 5,000 साल पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है, भैया आज से 5,000 साल पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। बट हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे और अभी रिसेंटली शायद कई एक आईआईटी, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आईआईटी किसी ने किया था, आई थिंक, मैं कलेक्ट अभी नहीं कर पा रहा हूँ, आप रिसर्च अपने एंगल में करना। हाल ही में उन्होंने बताया कि भैया ये लगभग जो उनको कई सारे इंडस वाली साइट्स मिले, वो तो 8,000 साल पुराने हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे अभी भारत में अभी रिसर्च के मामले में, आर एंड डी के मामले में अभी हम थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे हमें चीजें मिलेगी मिलेगी, जिसको हम मिथ्स बोलते थे अब वो धीरे धीरे रियलिटी में आएगी। रिसर्च करना बहुत जरूरी है और वो चीज जरूर होगा, बिल्कुल देखना। अब यहाँ पे जो एक लोथल आपका जो एक पोर्ट टाउन था, तब भी इंडस वैली के टाइम में भी आपको पोर्ट टाउन देखने को मिलेगा। देखो, पूरे विश्व भर का अगर वन ऑफ द, अगर मैं बोलूं, वेल डेवलप्ड पोर्ट आपको सबसे पुराना आपको लोथल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत यहाँ पे ट्रेडिंग होते थे तब के टाइम में। तो इसी एक ऐतिहासिक जगह, एक बड़ी ही सिंबॉलिक आपका ये जो जगह है, इसी के रिगार्डिंग एक हेरिटेज यहाँ पे बनाया गया, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया गया है, आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। ये यहाँ पे बना रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे? हिस्टोरिक जगह कौन सी? भैया लोथल में बनाया जा रहा है, गुजरात में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जाएगा सीधा सीधा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका टोटल कॉस्ट कितना है। यहाँ पे इसका अगर आप टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 3500 करोड़ है आपका, भैया बहुत है, 3500 करोड़ बहुत होते हैं, इसलिए आपको देखने को मिलेगा। अभी फेजेस में आपका बन रहा है, अभी तो इसका फेज 1 होगा, लगभग बोला जाए 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसमें आपको डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, एंड आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके रिगार्डिंग और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री, द सेंटर विल शोकेस इंडियाज रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज। भैया हमारे भारतीय सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोथल की भूमिका है, एक वेल डेवलप्ड पोर्ट, पूरी दुनिया का वन ऑफ द बोले जाएगा ओल्डेस्ट वेल डेवलप्ड पोर्ट आपको देखने को मिलेगा लोथल में, ठीक है। तो ये एक हमारा एक लेगेसी है, ये लोथल एक ऐतिहासिक जगह, एक हेरिटेज है, और ये हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के, भैया इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
हम बहुत ही एक इफेक्टिव ट्रेडर्स थे, हम वर्ल्ड लेवल के ट्रेडर्स थे, जो आज के टाइम में बोलते हैं विश्व गुरु हम बोलते हैं, बट एक्चुअली में विश्व गुरु तो हम तब भी हुआ करते थे, ठीक है ना। अब हमें और तरक्की करनी है इसी लेवल पे, ठीक है ना। सो द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के द्वारा पूरे फाउंडेशन यहाँ पे आपका बनाया गया है। और अगर यहाँ पे देखोगे बेटा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा ही यूजर फ्रेंडली मैनर में आपको एक तरीके से इसको स्प्रेड किया जाएगा, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी अमंग्स द पीपल, जो कि बहुत जरूरी बात है क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है। देखो क्या होता है ना, भारत में हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो आपको आप ही के बारे में आपको नहीं बताएगा, ठीक है, आपको आपसे अलग करेगा। इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट क्या करें इसमें, ये धीरे धीरे बदलाव आएगा, आएगा धीरे धीरे चेंजेस आएगा। कई लोग को नहीं पता है सारी चीजें, ठीक है, तो इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फेज वन तो इसका आपको देखने को मिलेगा कि टारगेट रखा गया कि मार्च 2024 तक फेज वन इसका जो आप देखोगे इसका कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट किया जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे करके आपकी चीजें आपको क्या है वो होता जाएगा। देखो एक बहुत बड़ा जब आपका होता है ना, एक मान लो कि आपका इंस्टीट्यूट बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट आपका बहुत बड़े लेवल का आपका कोई बिल्डिंग बन रही है, तो फेजेस में होते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं मुंह उठा के आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। टाइम लगता है इस चीज को। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी इसके लिए एक बहुत ही वाइटल रोल एक तरीके से अपना कर रही है, निभा रही है। और भारत सरकार तो अपना काम कर रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा हेरिटेज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, जो कि हमें पूरे लोगों तक यहाँ पे पहुंचाना है। तो माय फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, तो चीता, चीता भी पीता है, अब चीता भाई भारत आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नामीबिया सरकार से हमने डीलिंग की है, और वहां से यहाँ पे हम आपके चीते वहां पे नामीबिया से हम भारत की ओर मंगवा रहे हैं। कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, पालपुर कुनो नेशनल पार्क में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, नदन मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, श्योपुर में। श्योपुर जिले में आपका ये पालपुर कुनो नेशनल पार्क है आपका, वहाँ पे एशियाटिक लाइन्स के लिए भी आपका सिस्टम आपका चल रहा है, जो गुजरात का आपका है। और यहाँ पे चीतों के लिए भी यहाँ पे उसको यहाँ पे मंगवाया गया, अब तो आ ही गया, आपको पता होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जो बर्थडे था, ठीक है, उसी के दिन इनका यहाँ पे इनको लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट ऑन 17 सितंबर। उन्होंने बोला कि भैया 17 सितंबर को उन्होंने बोल दिया कि भैया हमें चीता चाहिए, चीता मांगता मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया हमें चाहिए चीता, नामीबिया से उन्होंने कर ली है डील। और यहाँ पे बोला गया है पूरा, यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहाँ पे बताया गया है चीते का, ऐसा नहीं चीता हमारे यहाँ नहीं था, चीता हमारे एक्सटेंट कब हो गया था, 1950s में हो गया था, ठीक है। तो आपको पता है सारा हंटिंग वगैरह सारी चीजें चलती है, तो चीते हमें एक तरीके से डिसअपेयर हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद से, ठीक है। फिर यहाँ पे मंत्रालय ने बोला नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, हमें वापस लाना पड़ेगा, हमारे जो ऐतिहासिक जो हमारा एक वाइल्ड लाइफ है, हमें उसको एक तरीके से यंगर जनरेशन तक हमें उसे कनेक्ट कराना है, और हमें टूरिज्म बढ़ाना। देखो भैया एक चीज याद रखना, कि आपका जो मेन जो इकोनॉमी है वो आपका टूरिज्म है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये अगर आपका टूरिज्म बढ़ गया ना, क्योंकि क्या है ना, फॉरेनर्स को ज्यादा पता ही नहीं है यार। फॉरेनर्स को यही पता, ताजमहल ताजमहल, अरे भैया ताजमहल ही नहीं है भाई, इतने ब्यूटीफुल जगह है भारत में, नहीं पता है किसी को। किसी को भैया बृहदेश्वरम मंदिर के बारे में नहीं पता है, राजा राजेश्वरम मंदिर, इतना बेहतरीन आपका वो आर्किटेक्चर है, किसी बहुत लोग को नहीं पता है। इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ठीक है। इतने आपके खजुराहो के मंदिर है, ऐसा नहीं है, बट हम लोग को पता है भाई, हम लोगों से क्या होगा, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा भाई, हमें अब फॉरेन जितने भी हमारे फॉरेनर्स हम उनको अट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। धीरे धीरे टूरिज्म में आपको देखने को मिलेगा, मैं डेटा कभी आपसे शेयर करूंगा, टूरिज्म में आपको देखने को मिलेगा बढ़ावा, ठीक है। अब जो पहले ताजमहल आपका नंबर वन आपका बोला जाता टूरिज्म, वो बदल गया, अब ताजमहल नहीं रहा, ठीक है। अब लोग साउथ में जाना थोड़ा ज्यादा पसंद करें जो फॉरेनर्स है, ठीक है, होगा धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि आपको डेवलपमेंट टूरिज्म के मामले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चीता को लाया गया था भैया, चीतों को यहाँ पे लाया है, और यहाँ पे बारपुर कुरू नेशनल पार्क में लाया है, और एक तरीके से एक कह सकते हो लीगेसी है, इसको हमें आगे तक पहुंचानी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखो भैया मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बोलूंगा, अगर लॉजिस्टिक किसी भी देश का अच्छा नहीं है, तो आप विश्व गुरु नहीं बन पाओगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। जितनी कनेक्टिविटी होगी ना, जितना इंटरकनेक्शन होगा, ठीक है, ट्रेड के मामले में, अलग अलग मामले, कल्चरल ट्रेड में, इकोनॉमिकल किसी भी स्टैंडर्ड्स में अगर आप देखो, अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, अगर आप सामान को स्टोर नहीं कर पा रहे हो, सामान को एक आप कह सकते हो कि एफिशिएंट इफेक्टिव टाइम पे नहीं आप डिलीवर कर पा रहे हो,
तो आपका ट्रेड नहीं बढ़ेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, और आप में कोई इन्वेस्ट आपकी कंट्री में नहीं करेगा। इस चीज को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो लॉजिस्टिक के मामले में अगर भारत, देखो जितने भी हमारे जो बाहर के जो भी हमारे जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर्स है, वो भारत में उतना इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेन जो उसका कारण वो है हमारा लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, हमारा लॉजिस्टिक पॉलिसी अगर आप देखोगे, जो बाहर के लोग होते हैं वो यही बोलते थे, भैया आपका हम आप पे क्या इन्वेस्ट करें, आपकी लॉजिस्टिक रिगार्डिंग आपका कोई, आपका तो कोई कदम आप उठा ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो आप उसमें कोई हमें फायदा ही नहीं उसमें, तो हम क्यों आपके पास जाए, हम चाइना जाएंगे, फिर हम दूसरी कंट्री पकड़ लेंगे। तो लॉजिस्टिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसी चीज के रिगार्डिंग आप देखोगे, जो हमने अभी तक चैलेंजेस फेस किए रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है ना, कि भैया हमें कोई सामान पहुंचाना है, तो भैया हम रियल टाइम में पहुंचा नहीं पा रहे, पहुंचना चाहिए 1 घंटे में, हम 6 घंटे में पहुंचा रहे। तो भैया ऐसे ट्रेड में कितना नुकसान होता है आपको पता है? एक एक मिनट, एक एक घंटा कितना नुकसान कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता ना, तो आपको एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच पता ही नहीं चलेगा इकोनॉमिकल लेवल पे। ठीक है ना। तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है बिजनेस का, अगर आप देखोगे, तो इस चीज के रिगार्डिंग जो हमें डैमेजेस हमें सहने पड़े ट्रेड के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, जो हमारे में आ सकता था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखोगे, या कोई भी प्रोडक्ट्स देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट्स देख लो, नुकसान बहुत हमारा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ है, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन को फास्टर करना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका, आपकी लॉजिस्टिक पॉलिसी आपका लाया गया, आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो कई सारे आपके वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला का देखो, तो वाटर बेस का अगर आप देखोगे कि हमें वाटर बेस का कनेक्टिविटी हमें बढ़ाना है, ठीक है ना, जितना हो सके हमें सामान अच्छे टाइम पे पहुंचाना है, जल्दी पहुंचाना है। भारतमाला मतलब कि सड़क हमें जितना हो सके हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है। और आपको तो पता होगा, जो हमारा जो सड़क का अगर आप देखोगे, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, सड़कें अच्छी बन रही है, दिन दिन के हिसाब से भाई बहुत सारी सड़कें आपकी बन रही है। श्री हमारे नितिन गडकरी जी जो है, वो अपने, आप देख सकते हो कितना वो कंट्रीब्यूशन है, वो कितना आपकी सड़कों को एक तरह से मार्ग बना रहे हैं, जाल एक तरीके से बिछा रहे हैं। ठीक है, और सागरमाला मतलब देखोगे, जो आपका वाटरवेज कनेक्टिविटी, उसको भी एक तरीके से बहुत बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी की गई है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ अभी बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे आपको मिलिट्री लेवल पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका लॉजिस्टिक अच्छा नहीं है, अगर मान लो कभी जंग हो जाती है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में ऑफिसर्स आप बनने वाले हो, तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन है ये। अगर कभी जंग हो जाती है, अगर आपके पास अच्छा लॉजिस्टिक नहीं है, आप जंग नहीं जीत पाओगे। क्योंकि अगर मान लो कोई आपका एक ऑफिसर है, कोई आपका मान लो कोई सेना का अधिकारी है, कई सारी सेना आपकी लगी हुई है, ऊंची आपकी पहाड़ियों पे है, ठीक है, उसको अगर हम खाना नहीं पहुंचा पा रहे, वेपन्स नहीं पहुंचा पा रहे, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो भैया फिर क्या होगा? वो कभी नहीं जीत पाएगा। ठीक है, और सामने वाली पार्टी की लॉजिस्टिक अच्छा है, खाना वक्त पे पहुंच रहा है, आपका सब चीज उसको वक्त पे मिल रहा है, आर्म्स वगैरह मिल रहे हैं, तो भैया आप मुझे खुद बताइए कौन जीतेगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें, वॉर है या फिर आपको कोई भी ट्रेड है या इकोनॉमिकल सिस्टम में कोई भी आप चीज देख लो, लॉजिस्टिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीडिंग अप द वर्क ऑफ द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इज ऑल्सो मूव इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक अहम यहाँ पे कदम है। ठीक है, जितना हो सके यहाँ पे 10% से मान के चलो। देखो, अगर लॉजिस्टिक के मामले में देखो तो जर्मनी नंबर 1 है। ठीक है, जर्मनी बहुत टाइम से नंबर 1 रहा है, जर्मनी अगर आप देखोगे तो लॉजिस्टिक के मामले में अच्छा है। यूएस भी देखोगे या फिर चाइना भी देखोगे, ये लगभग चाहते हैं कि 10% से कम ही रहे। ठीक है ना। हमारा तो अभी यही टारगेट है कि हम जर्मनी तक, तो अभी बहुत मुश्किल है, बट एक तरीके से चाइना और यूएस के बराबर तो कम से कम हम आ जाए, तो वो हमारे एम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म will bring all digital services related to transportation sector into a single portal। ठीक है, एक सिंगल पूरा पोर्टल बनाया जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और उसी के थ्रू एक्सेस करके सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, अच्छे से अडेप्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये ट्रेड के मामले में अगर आप देखोगे नॉर्मली, देखो जब तक आपका इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं आएगा, लोग जब तक यहाँ पे अपना आप कहोगे कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये आप मान लो, जब तक हमें इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, भारत उतना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डेवलप नहीं होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम मैं सबकी कर रहा हूँ, क्योंकि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ठीक है, नौकरियां मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मतलब ये सारे इंटरकनेक्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि गति शक्ति, आपको जैसे पता है गति शक्ति के बारे में, इसका यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि भैया गति शक्ति से ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अंडर द पॉलिसी अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म
Ease of logistics services has also been started. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल वर्क इन टैंडम विद द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो गति शक्ति के वजह से अगर आप देखोगे, मतलब कि एक तरीके से जो डिजिटलाइज तरीके से हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी करना है, और हमें इंटरकनेक्टिविटी बढ़ानी है कि लोग इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में सेकंड इंडिया जापान 2+2 डायलॉग आपको देखने को मिलेगा, मिनिस्टर डायलॉग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे देख सकते हो अभी जो हमारे जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, वो अभी जापान का उनका दौरा था, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और एक्सटर्नल हमारे जो अफेयर्स मिनिस्टर है जो डॉक्टर एस जयशंकर जी है, जो बार बार वेस्ट को बोलते रहते, पोक करते रहते, तुमने ये किया वो किया, बहुत अच्छा बोलते, मजा आता है। ठीक है, तो हमारे जो एस जयशंकर जी है, जो इंडिया पर्सपेक्टिव से एक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और वेस्ट को बहुत आजकल क्लास उनकी अच्छी खासी ले रहे हैं। ठीक है, लेनी चाहिए और लो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, मतलब ये जो 2+2 डायलॉग हुआ है, इट इज ये फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, और आप देखोगे इस लेवल पे आपका हुआ है। ठीक है, इंडिया और आपका जापान के आपका बेसिस में आपका हुआ है। कहाँ पे मीटिंग हुई भैया? टोक्यो की हुई है। यहाँ पे जापानीज फॉरेन मिनिस्टर कौन है आपके? हयाशी योशिमासा। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे कौन थे आपके? हमादा यासुकासु। ठीक है ना, तो प्रोनाउंसिएशन अगर दिक्कत हो जाए तो भैया मुझे जापानीज नहीं आती। ठीक है ना, तो ये आपको चीज देखने को मिलेगी। 2+2 डायलॉग हुआ है आपका, आपका देखोगे तो फॉरेन और आपका डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल पे आपका हुआ है दोनों के बीच में, और दोनों ने इसी के रिगार्डिंग, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग इन्होंने बात की है कि हमें एक तरीके से ग्लोबल ऑर्डर हमें अच्छे से रखना है, ग्लोबल सिस्टम बढ़ाना है, हमें एक तरीके से अब देखोगे पीसफुल रिलेशनशिप रखना है, हमें एक तरीके से जो हमारा कनेक्टिविटी हमें वो बढ़ाना है, इन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंस लेवल। हमें इस चीज को एक तरीके से हमें एक तरीके पीसफुली हमें इस चीज को हमें बढ़ाना है। ठीक है, जैसे आप पे देख सकते हैं, कमिटमेंट टू अ रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर दैट रिस्पेक्ट्स दैट सोवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि इंटीग्रिटी बनानी। देखो, अगर आप शिंजो आबे के टाइम देखोगे तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। ठीक है, अब नई सरकार आई है तो एक तरीके से ये सारी पहले आपकी चलती है। ठीक है ना, जब भी नई सरकारें आती है आपको कभी एक नोटिस करना, कभी भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जब नई सरकारें आपको देखने को मिलती है अलग अलग कंट्रीज में, तो आपको बहुत मीटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती है, डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है, आपको करना पड़ता है सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। भाई डिस्प्यूट्स जो भी है वगैरह वगैरह, हमें ग्लोबल ऑर्डर पे हमें उसको पीसफुली हैंडल करना है, और एक तरीके से हमें डिफेंस और फॉरेन लेवल पे हमें रिलेशन बहुत अच्छे हमें मेंटेन करने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो एस जयशंकर जी भी हमारे यहाँ पे है, प्रधानमंत्री जी, सॉरी हमारे जो रक्षा मंत्रालय जी वो भी यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो जापान के भी जो हमारे रक्षा और जो फॉरेन मिनिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत ही एक अहम आपको ये भूमिका देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी खबर है कि हाल ही में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो भी आपका रिलीज हुआ है वीपो के द्वारा। ठीक है, वीपो आपका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूएन की एजेंसी आप इसको कह सकते हो। तो हाल ही में इन्होंने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है, और इसमें हमारी जो रैंक अगर आप देखोगे 40th रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भाई साहब, हाँ साहब, आप देखोगे पास्ट अगर आप 7 इयर्स का अगर आप डेटा देखोगे, या नॉर्मली अगर आप देखोगे, तो हम 2015 में 81st थे, और 46 भी हम रह चुके पहले अगर आप देखोगे, पिछले वाले आपके ईयर में अगर आप देखोगे, तो हमने सीधा छलांग मार दी भाई, सीधा छलांग, हमने 6 पोजीशन ऊपर मार दी छलांग। जैसे हमारे जो नीरज चोपड़ा जी जो ऐसा भाला फेंकते क्या दूर चले जाता है, वैसे ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारा जो रैंक है, और उस भाले की तरह आपका 46 था, आपका 40th पोजीशन में आपका चला गया है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, आपकी अगर कंट्री में अगर आपका इनोवेशन आपका है इन द, आप किसी भी चीज में आप देखोगे, ठीक है, ट्रेड के मामले में, बिजनेस, आप किसी भी सेक्टर में देखोगे, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकल जोन्स आपके बन रहे हैं, मतलब इन द इकोनॉमिक क्षेत्र में अगर आप देखोगे, है ना, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, तो वो आपके ये कुछ पैरामीटर्स आपके हैं जो एक तरीके से ये सारे डेटा वगैरह आपका निकालते हैं। ठीक है ना, आप पूरा यहाँ पे देखोगे, एक टाइम पे 2015 में देखोगे तो हम 81st आपके पोजीशन में थे, अब हम 40th पोजीशन में आ गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 अगर आप देखोगे, तो ये सिंपल यहाँ पे बोला इंडिया इनोवेट्स। ठीक है, इंडिया इनोवेट करेगा, इंडिया बहुत आगे जाएगा, और ये तो अभी शुरुआत है, अब धीरे धीरे रुको, कुछ दशक रुक जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 दशक रुक जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो आने वाले तो 2 दशक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बाद में तो फिर आपको डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 2 दशक है ना, यही सारा खेल आपका बताएगा। अब बात करते हैं आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज देखोगे, कॉपीराइट्स रिगार्डिंग, या फिर आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, आपको पता ही होगा सारी चीजें। तो एक तरीके से इस चीज को बढ़ावा देना, अवेयरनेस बढ़ाना, एक यूएन की एजेंसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। इसका भी आपको जो सेक्टर है आपको जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड, उसमें कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्लीट एक अलग एंटिटी है। ठीक है, वो यूएन के अंदर नहीं आती, ये यूएन के अंदर आती, तो ये थोड़ा ना समझ जाना है इस चीज को। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें कंफ्यूजन हो जाता है, तो भैया इसमें ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही यार अफसोस की बात है, अफसोस मतलब कि ये है कि भैया यार, ये एक ऐसी प्लेयर आप कह सकते हो, हमारे भारतीय महिला क्रिकेट की अगर आप देखोगे, बहुत ही गजब की बॉलर, बहुत ही गजब की बॉलर। मुझे तो कभी कभी लगता था कि हमारे, कभी कभी जब एशिया कप में हमारा जो मैच हुआ था, जब हमारे बॉलर अच्छा काम नहीं कर रहे थे, फिर मुझे लगा था कि झूलन गोस्वामी को जाना चाहिए अब तो, है ना, वो अच्छे सब कर लेगी। तो झूलन गोस्वामी जी का अगर आप देखो, इन्होंने रिटायरमेंट अभी हाल ही में इन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को, बहुत ही वेटरन है। लगभग 283 अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, इंटरनेशनल गेम्स इन्होंने खेले भारत के लिए। ठीक है, और इनका जो लास्ट अभी मैच था वो इंग्लैंड के खिलाफ था, लॉर्ड्स में। ठीक है, और जो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्होंने भी एक तरीके से अपना प्रकट किया, है ना, कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, और एक हॉल ऑफ फेम अगर आप देखोगे, वुमेन वुमेन क्रिकेट एक तरीके से सिस्टम में इनका एक तरीके बहुत ही अहम भूमिका है, हॉल ऑफ फेम में आपकी देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही बेहतरीन बॉलर थी, फास्ट बॉलर थी आई गेस, और बहुत ही बेहतरीन आपको ये बॉलर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने रिटायरमेंट कर दिया है। इसी से रिगार्डिंग अगर फैक्ट अगर हम देखेंगे, तो हाल ही में सितंबर मंथ का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मैन ऑफ वुमेन, किसको दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर मंथ का किसको अवार्ड दिया गया है? अगर आप फीमेल कैटेगरी को देखोगे, तो हम हरमनप्रीत कौर जी को, जो हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है, और मोहम्मद रिजवान जी को दिया गया है मेल कैटेगरी में, वो पाकिस्तान के, आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग बैट्समैन है। ठीक है, तो ये कुछ रिगार्डिंग फैक्ट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्या है भाई, तो आर वेंकटरमनी, आर वेंकटरमनी अभी आपके हाल ही में न्यू अटॉर्नी जनरल अभी आपके घोषित हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आपके सीनियर एडवोकेट, आपको पता होना चाहिए, और इनको हाल ही में इनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा, अगर देखो मंत्रालय पता होना चाहिए, देखो ये सारे मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज अपॉइंटेड 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से इनकी मतलब इनका पूरा टेन्योर चलेगा। इन्होंने किसको सक्सीड किया, तो यहाँ पे मिस्टर के वेणुगोपाल जी को यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो के जो आपके वेणुगोपाल जी है, इनका 30 सितंबर तक था। ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद से आपको देखने को मिलेगा। अब आर वेंकटरमणी जी आपके बन गए हैं भारत के न्यू अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं भाई साहब, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन राइट्स, या बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, सेफ एंड लीगल अबॉर्शन टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या इसका मतलब है, डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन राइट्स के रिगार्डिंग चीजें हैं, और ये आपके क्या ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे बोला गया है कि, और ये जो आपका जो डिसीजन लिया गया, ये भी आपका डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा ही गया, उन्हीं के द्वारा ही लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेफ एंड लीगल अबॉर्शन आपका जो है, मतलब क्या है, अभी तक आपका मैरिड वाला चल रहा था, अनमैरिड भी इसमें आपके शामिल है। 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक भी अगर आप देखोगे, तो जो एक महिला है वो अबॉर्शन कर सकती है, ये उसका राइट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स के लिए। अभी तक कानून से भी थोड़ी बंदी हुई थी, कई सारे लीगल मैटर्स होते हैं, बट अब वुमेन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो बहुत ही एक अहम यहाँ पे फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपका सुप्रीम कोर्ट, अगर आप देखोगे, ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, and that the distinction between the married and unmarried women in this matter is unconstitutional। ठीक है, ये जो एक था ना, मैरिड अनमैरिड, मैरिड को ये सुविधा दी जा रही, अनमैरिड को इतना नहीं दिया जा रहा है, तो ये चीज अब बदल रहा, अब मानसिकता बदल रही। ठीक है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, यार अगर मान लो आपको प्रेगनेंसी अगर हो गई आपकी, तो उसको कोई प्रॉब्लम क्या है, तो वुमेन का अधिकार है, ये तो महिला को डिसाइड करने का अधिकार है ना, कि उसको भाई उसको रिटेन रखना है कि उसको अबॉर्शन करना है, ये उसकी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो अनमैरिड वुमेन आर आल्सो एंटाइटल्ड टू सीक अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी इन टर्म्स ऑफ 20 to 24 वीक्स ऑफ
कंसेंशुअल रिलेशनशिप, ठीक है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप आपका होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ पे महिला को अधिकार दिया गया है। 20 से 24 हफ्ते का जो प्रेगनेंसी आपका रहता है, बहुत ही कष्टदायक, आपको पता जब लेबर पेन आपको होता है, ठीक है ना। तो इसके अराउंड समथिंग अगर आप देखोगे तो आप अबॉर्शन कर सकते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बिल्कुल इजाजत दे दी है। वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपका फैसला लिया गया। चलिए, आई होप इतना अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में आपका 68 आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत डिले हो रहा था, आपको पता है कि कोविड का सिचुएशन आ गया था ना, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बहुत आपको डिले यहाँ पे देखने को मिला, बट हाल ही में आपको देखने को मिलेगा, अनाउंस आपका कर दिया है। सबसे पहले तो हमारे जो वेटरन एक्ट्रेस है आशा पारेख जी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो उनकी पिक्चर। आशा पारेख जी बहुत ही वेटरन एक्ट्रेस है, एक उन्होंने कई सारा किरदार उन्होंने निभाया हुआ है, बहुत ही आप कह सकते हो प्रचलित है। और इनको यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और हमारे जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओडिशा से बिलोंग रखती है। और वो एक तरीके से ट्रैवल वेलफेयर के उन्होंने बहुत ही काम किया था अपने टाइम। उनको मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। तो वो हाल ही में आपके क्या बनी, राष्ट्र मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट आपकी बनी है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी दादा साहब फाल्के अवार्ड एक तरीके से 2020 में इनको दिया है। 2020 में एक्चुअली सब होना था कार्यक्रम, बट कोविड आपका आ गया था, ठीक है। किस किस उसमें दिया गया, तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिया गया फॉर द टू द इंडियन सिनेमा, ठीक है, वो जो कि सच बात हुई है, ठीक है। तो इस चीज के लिए इनको दिया गया है आशा पारेख जी को। और क्या क्या चीजें दी गई यहाँ पे, इस बारे में थोड़ा डिस्कस मैं कर देता हूँ। कि आपकी जो दो फिल्में हैं, देखो, आपका होल टाइम अगर आप फेवरेट फिल्म की कैटेगरी में अगर आप देखोगे, होलसम फेवरेट, होल टाइम फेवरेट अगर हम देखोगे, तो फॉर द एंटरटेनमेंट तो वो तानाजी को मिला है, द अनसंग वॉरियर। आपने मूवी तो देखी होगी, है ना। और जो बेस्ट फीचर फिल्म जो इसको जो अवार्ड दिया गया है, वो जो सूर्या जी की जो मूवी है, सुरारी पोट्रू, वो दिया गया। मैंने भी पर्सनली वो मूवी देखी है, बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल वो मूवी है, ठीक है। तो बेस्ट फीचर फिल्म के लिए भैया दिया गया है, सुरारी पोट्रू जी को दिया गया, मतलब इस मूवी को दिया गया है। और आपका जो होल सम या होल टाइम अगर आप देखोगे एंटरटेनमेंट की फिल्म में, जो आपका जो मूवी का जो अवार्ड दिया गया है वो तानाजी को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर दोनों को दिया गया है, ठीक है। नेशनल अवार्ड में अगर देखा जाए तो बेस्ट एक्टर जो दिया गया है वो इन दोनों को दिया गया है। सूर्या जी को भी दिया गया है जो तमिल एक्टर है, और जो आपके हिंदी सिनेमा बेल्ट के जो एक्टर है वो आपके अजय देवगन जी, उनको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन्हीं को दिया गया जो सूर्या जी के साथ जो मूवी में थी ना, आपकी सुरारी पोट्रो में, उनको दिया गया है। तो बहुत ही अमेजिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल थोड़ा पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझ लेते हैं कंट्री की। तो श्रीलंका को और आईएमएफ के बीच अग्रीमेंट आपका हुआ है, आपको पता होना चाहिए। लगभग 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे इनको एक तरीके से लोन ग्रांट कर दिया, अग्रीमेंट यहाँ पे हो गई है। श्रीलंका की आपको तो पूरी कहानी तो पता ही, श्रीलंका भी इकोनॉमिकल क्राइसिस से चल रहा है। सरकार अभी डेब्ट पे नहीं कर पा रही है, पूरे साधन खत्म हो गए हैं, और एक तरीके से कर्जों पे इतना आ गई है कि पूछो मत, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट और आईएमएफ, आईएमएफ पहले ज्यादा नहीं कर रहा था, मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा था पहले, अगर आपको पता होगा, अगर आपको पूरा हिस्ट्री अगर पता है इस इवेंट का, तो आईएमएफ या यूएस उतना ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहा था। अब आईएमएफ ने एक तरीके से एक प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट यहाँ पे इन्होंने किया है विद श्रीलंकन गवर्नमेंट, ठीक है। और 2.9 बिलियन डॉलर्स का एक तरीके से इनको सपोर्ट दिया है। अगर ये सपोर्ट नहीं करते, श्रीलंका एक तरीके से पूरा कोलैप्स हो ही जाता। अभी भी कोई अगर देखा जाए तो देखते हैं कैसा रहता है, बट कोलैप्स के हाल में ही है। एंड ये सेम हाल आपका पाकिस्तान का भी आपका ही होने वाला है, ठीक है ना। तो लगभग 48 महीने का अगर आप देखोगे इकोनॉमिकल, ये एक तरीके से अग्रीमेंट है, अगर देखने को मिलेगा। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो श्रीलंकन सरकार की है, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए 48 महीने का अग्रीमेंट है, ठीक है। और ये अंडर एक्सटेंड फंड फैसिलिटी, ठीक है। तो एक तरीके से उसी के रिगार्डिंग, उसी के अंडर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी के रिगार्डिंग, अगर आप देखोगे, है ना, ये ओके हो गया। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो श्रीलंका का ये जो फंड सपोर्टेड प्रोग्राम है, ये मेन यहाँ पे इसका यही एम है कि रिस्टोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। डेब्ट को कैसे धीरे धीरे हम एक तरीके से हम हटा सकते हैं, और कैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम कैसे वापस से स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। देखो, श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या हो गई, कोविड-19 की वजह से टूरिज्म उनका चला गया, मेन जो उनका था सिस्टम वो था टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म खत्म हो गया उनका। और यहाँ पे जो आप देखोगे उनका जो प्रोडक्शन भी होता था, उसमें भी सीज हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात की जाए, तो कुछ चीजों में वो डिपेंडेंट था। मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
या फिर आपका टूरिज्म, इन पे बहुत ज्यादा निर्भर था। और कोविड 19 की वजह से तो भैया आपके पूरा नुकसान में चले गए, ठीक है ना। और इसमें भी अगर आप देखोगे जो उनकी सरकार थी वो तो ऑब्वियस की बात है, तो वो तो करप्ट सरकार आपको देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो जो सफरर जो थे वो कौन थे, वो श्रीलंका के जो जनता थी वो थी, ठीक है। सारे सड़कों पे आ गई, आग लगा दी पूरी राष्ट्रपति भवन में, सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर आपको देखने को मिलता है कि फिर यहाँ पे श्रीलंका सरकार अब ये एक तरीके से एम रख रही है कि हमें एक तरीके से हमें मैक्रो लेवल पे हमें काम करना है, और डेब्ट सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग हमें एक तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा श्रीलंका कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल एंड स्टेपिंग अप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स की जरूरत है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये रिफॉर्म नहीं लाएंगे ना अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में, और ये अगर पुराना वही ट्रेडिशनल वाला सिस्टम उनका चलता रहेगा, तो फिर वो करप्शन तो भैया होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज एक तरीके से अगर पोटेंशियल अगर ग्रो करना है इनको, तो ये सारी चीज एक तरीके इनसे मतलब ना इनको अनलॉक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इनको एक तरीके से वापस रिवाइव करना पड़ेगा, रिफॉर्म इनको लाना पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम, सॉरी अपने इकोनॉमिकल सिस्टम में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये तो होता ही है, ऑब्वियस की बात है, रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस, वेस्ट वर्सेस रशिया अभी एक हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन टू सस्पेंड वीजा अग्रीमेंट विद रशिया, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इतना टाइम हो गया है, ठीक है, चलते आ रहा है। तो ऑब्वियस की बात है, यूरोपियन यूनियन हो या फिर जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हो, ठीक है, तो वो तो ये सारी चीजें करेगी ही करेगी। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एक तरीके से रशिया को सबक सिखाया जाए, खासकर रशिया में भी देखा जाए तो पुतिन को सबक सिखाया जाए, ठीक है। तो जितने सैंक्शन है, दुनिया भर के जितने सैंक्शन है सब डाल देगी। कल को यूरोपियन यूनियन बोल देगी भाई मेरे घर में राशन नहीं आ रहा, भाई पुतिन की वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कहने का मतलब है कि पुतिन को नहीं वो बख्शेंगे, वो पुतिन जी को बोलेंगे बेटा अब मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। पर पुतिन चाचा भी कौन सा रुकने वाले, पुतिन चाचा बोलते बेटा कि भाई बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, मेरा एक मिसाइल तुम्हें भेजता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और इससे आपको एक चीज पता चलना चाहिए कि ये जो रिलेशंस है अब अच्छे नहीं होने वाले, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स, यूरोपियन यूनियन के आप देख सकते हो जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सारे यहाँ पे डिस्कशन किया, कई सारे डिबेट्स वगैरह करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये भैया हम वीजा अग्रीमेंट सस्पेंड कर रहे हैं रशिया के साथ, ठीक है, मतलब मॉस्को विच इज द कैपिटल, ठीक है। तो नाउ यू विल सी दैट इट विल रियली मेक अ वेरी टेरिबल सिचुएशन फॉर द रशियन सिटीजन टू ऑब्टेन एंट्री टू द ब्लॉक। मतलब अगर उनको सही में यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक्स में, मतलब उन कंट्रीज में अगर उनको ट्रेड करना है, ये फॉर ऑल, नॉट सिटीजन्स हो, ट्रेडर्स हो, बिजनेसमैन हो, तो ये सबके लिए यहाँ पे एक टेरिबल सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। रशिया स्टार्टेड मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन, एक सबक सिखाने के लिए भी है। फैब में जो उन्होंने किया है ना, रशिया यूक्रेन ने एक तरीके से आपको जो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, और उसी वजह से आपको पता होगा कि ये सारा जो भी आपका है ये उनको सबक सिखाने के लिए पुतिन जी को, कि भैया तुम अगर ऐसा करोगे ना बेटा, अब देखो हम तुम्हें इकोनॉमिकल हम तुम्हारा डैमेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चलता रहता है, और आपको आगे भी आपको देखने को मिलेगा। पुतिन जी के चुप बैठेंगे, पुतिन जी भी कुछ करेंगे करेंगे, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समिट सारे पढ़ो यार। देखो समिट्स वगैरह पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर समिट्स अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यार सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट, कभी कभी ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यूएस पैसिफिक आइलैंड आपका समिट आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट एवर यूएस पैसिफिक आपका समिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और मतलब आखिरी मंथ में आपको सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, भाई आपको ये सारे समिट्स, मीटिंग ये क्यों देखने को मिलेगी। देखो, एक आपका इस्टेब्लिश पावर है, और एक आपका राइजिंग पावर उभर के आ रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आप देखो, एक यूएस का अगर आप देखोगे तो यूनिपोलर वाला वर्ल्ड चल रहा था कि भाई यूएस इज द बॉस, यूएस पूरा संभाल रहा है, यूएस इज द ओनली वन, द सुपर पावर, यही बोला जाता है। अब आपको मल्टीपोलर आपको वर्ल्ड देखने को मिलेगी, ठीक है, अलग अलग अब सुपर पावर्स अब धीरे धीरे राइजिंग उनकी आपको देखने को मिलेगी। चाइना अपना दिखाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अपना दिखा रहा है, रशिया ने अभी अटैक कर दिया। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, राइज आपको देखने को मिलेगा। और आपको लगता है यूएस चुप बैठेगा, यूएस चुप बैठेगा, यूएस कुछ रिएक्शन नहीं देगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, है ना, ये समिट्स मीटिंग इसके रिगार्डिंग चलता रहेगा। तो जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है आपका, अगर आप देखोगे इंडो पैसिफिक रीजन में,
ये समिट आपका इसी के रिगार्डिंग है भैया, हमें चाइना को कैसे एक तरीके से काउंटर करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका वॉशिंगटन में आपका हुआ था 28 से लेके 29 सितंबर, अगर आप देखोगे ये आपका हेल्ड हुआ था। व्हाइट हाउस ने अपने स्टेटमेंट बोला है कि भैया एक तरीके से जो बाइडेन इसको पूरा होस्ट करेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये यही आपका एक तरीके से है कि हमें जो पैसिफिक जो रीजन है, ठीक है, हमें उसमें इंडो पैसिफिक रीजन अगर आप देखोगे तो हमें इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस आपका बढ़ता जा रहा है। एक अगर राइजिंग आपका पावर रहेगा और एक एस्टैब्लिश पावर रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। अभी समिट चलेंगे, अभी देखो आगे क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे सब सब क्लियर होगा। बस आपको वेट एंड वॉच आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में अगर आप देखोगे ये आपका व्लादिवोस्तोक में आपका होता है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको अगर मैप यहाँ पे आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका रशिया आपका, है ना, ये आपका पूरा रशिया बहुत ही बड़ी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये व्लादिवोस्तोक आपका यहाँ पे है, ये आपका व्लादिवोस्तोक है ना, इन द ईस्टर्न, रशिया के ईस्टर्न एरिया में, है ना। अगर आप नाम से अगर आप समझ रहे हो ना, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो रशिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे ईस्टर्न एरिया में अगर आप देखोगे तो उसके रिगार्डिंग आपको ये पूरा आपको फोरम देखने को मिल रहा है। व्लादिवोस्तोक में आपका ये रहता है उसका समिट। और यहाँ पे जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने वर्चुअल लेवल पे यहाँ पे मीटिंग की थी, कई सारी बात यहाँ पे उन्होंने रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इस फोरम में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, इन्होंने बोला कि भैया हमें जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ ऑन आर्टिक आर्कटिक सब्जेक्ट्स में, आपको पता ही है, तो उसके रिगार्डिंग हमें अपना रिलेशन बहुत बढ़ाना है ना। हमें ट्रेड बनाना है, हमें इकोनॉमिक लेवल पे काम करना है, ठीक है। हमें जितना हो सके हमें अपना जो रिलेशन हमें एक तरीके से बहुत ही हाइट्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अभी जो सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, व्लादिवोस्तोक। भैया ये कुछ चीजें याद रखना, व्लादिवोस्तोक, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल मीटिंग थी, ये गए तो नहीं थे पर्सनली, तो यहाँ पे इन्होंने मोदी जी ने कई सारी चीजें वर्चुअली कही है कि देर इज इमेंस स्कोप फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। भैया ये जो रशिया की यहाँ पे आपकी बात हुई, रशिया में आपका समिट आपका हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात आपकी एनर्जी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रशिया से अगर आप देखोगे तो हम जिसके लिए जयशंकर जी को कई वेस्टर्न मीडिया बोल भी रही थी कि आप तेल क्यों खरीद रहे हो, आप क्यों तेल खरीद रहे हो रशिया से सस्ते दाम पे, ऐसे क्यों कर रहे हो जब सब रशिया के खिलाफ है। तो उन्होंने बोला भैया तुम लोग भी तो वही चीज कर रहे हो, तो आप इंडिया को ही क्यों पकड़ते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा हमें काम करना है। हमें इस फील्ड में बहुत ज्यादा हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें ये जो रिलेशन है हमें इसको बहुत अच्छे से हमें डेवलप करना है, ठीक है। सो कई सारे हैं, एनर्जी की बात नहीं, कई सारे लेवल पर आप देखोगे कि इंडिया हैज आल्सो मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द रशियन फार ईस्ट इन द फील्ड्स ऑफ फार्मा एंड डायमंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप ईस्टर्न, अगर आप रशिया ईस्टर्न अगर आप एरिया में अगर आप देखोगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्षेत्र है, ठीक है, वहां भी अगर आप देखोगे भारत ने कई सारे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले इन द फील्ड ऑफ फार्मा एंड डायमंड्स, ठीक है। फार्मा के फील्ड में तो भैया इंडिया आपका नंबर वन है, ठीक है ना। जब कोविड-19 वाला सिचुएशन था तो इंडिया ने ही सबको एक तरीके से वैक्सीन पहुंचाई थी, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको देखने को मिलेगा हम एक तरीके से वर्ल्ड लेवल के कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। सो ड्यू टू फार ईस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया लॉन्च इन 2019, कोऑपरेशन विद रशियन फार ईस्ट हैज इंक्रीज इन वेरियस, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। भारत अब क्या कर रहा है कि अब फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नहीं पहले नहीं थे, बट एक तरीके से वो स्केटर्ड कर रहा है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं, मेरे हिसाब से, अब मैं भी गलत हो सकता हूँ कि नहीं, आप मुझे बताएगा कि हमारे में जो फॉरेन रिलेशंस है ना, अभी भी बहुत लिमिटेशंस है। आपको नहीं लगता कि हमारे जो फॉरेन ऑफिसर्स है, जो आईएफएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, आपको नहीं लगता हमें उसका एक थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए, हमें उसका और ज्यादा लेवल बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे जब आप बहुत कम उसकी वैकेंसीज आती है और बहुत ही कम आपको ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, फॉरेन ऑफिसर्स, ठीक है। मुझे लगता है हमें और ज्यादा ऑफिसर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरीके से फॉरेन रिलेशन जितना अच्छा रहेगा उतना भारत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आपको देखने को मिलता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लेवल पे यहाँ पे मीटिंग की और यहाँ पे उन्होंने कई सारे बोला कि हम इकोनॉमिकल लेवल पे हम अपना जो रिलेशन है, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथन करेंगे। और हमने तो कई सारे इन्वेस्टमेंट किए फार्मा डायमंड के फील्ड में, और ज्यादा हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि वॉल्कर टर्क आपके नए यूएन कमिश्नर बने ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, भाई साहब, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। पूछा जाएगा भैया हाल ही में जो यूनियन आपके जो कमिश्नर है ह्यूमन राइट के, हाल ही में किसको चुना गया है, क्या बोलोगे, तो आपका जवाब है वॉल्कर
टर्क, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया के है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल भैया वियना, पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो वोल्कर टर्क जी जो ऑस्ट्रिया के है, ठीक है। बहुत ही आपका ब्यूटीफुल, बहुत ही शांत और बहुत ही रहने लायक अगर देखा जाए ना, तो लिविंग में भी अगर देखा जाए ऑस्ट्रिया बहुत ही बढ़िया कंट्री है, ठीक है ना। तो इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब अगर आप इनका देखोगे तो ये करंटली अगर आप देखोगे जब आपके अभी तो बने हैं रिसेंटली, पर अगर इनका बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो ये ग्लोबल पॉलिसी वर्क एक पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं एज एन अंडर सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, इन द यूएन एग्जीक्यूटिव ऑफिस। तो ये अगर आप देखो करंटली ये आपके अंडर सेक्रेटरी जनरल थे यूएन एग्जीक्यूटिव ऑफिस में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही ग्लोबल पॉलिसी वर्क कोऑर्डिनेशन डिपेंडेंस उसके रिगार्डिंग ये आपके अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे पहले अगर हम इनका पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखें तो ये पहले असिस्टेंट हाई कमिश्नर आपके हुआ करते थे फॉर द प्रोटेक्शन एट यूएन रेफ्यूजीज यूएनएचसीआर इन जिनीवा, ठीक है। तो मतलब ये यूनाइटेड नेशंस से बहुत इनका जो बैकग्राउंड है पूरे वो यूनाइटेड नेशंस के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यूएनएचसीआर के भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको पता है ना रिफ्यूज आप प्रोटेक्शन एट यूएन रिफ्यूजीज अगर आप देखोगे जिनीवा में, आपको पता ही होगा उसका पूरा हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का। तो इनका बहुत पूरा बैकग्राउंड इसी से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ही हैड अ वेरी ह्यूज कंट्रीब्यूशन इफ यू सी इन द फील्ड ऑफ लैंडमार्क ग्लोबल कंपैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, ठीक है। तो रिफ्यूजीज का अगर आप देखोगे पूरा एक तरीके से उनका संरक्षण, उनका पूरा एक तरह से डेवलपमेंट, उसके लिए एक तरीके से इनका जो ग्लोबल लेवल पे जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से इनका एक माइलस्टोन आप कह सकते हो इनका रहा हुआ है, ठीक है। अब इनसे पहले कौन थे भैया आपके जो कमिश्नर थे, उनका नाम था मिशेल बैचेलेट, ये चील की थी, ठीक है, ये चील की थी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, हाल ही में किसको यूनाइटेड नेशन का कमिश्नर बनाया गया है ह्यूमन राइट्स वाले फील्ड में, तो ये वॉल्कर टर्क को बनाया गया है, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो चिली की आपकी जो मिशेल बैचलेट जो थी उनको यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया है। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े आते हैं। आई होप अभी तक तो कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्लोस अल्करेज ने भैया यूएस ओपन का मैन सिंगल टाइटल जीत लिया। बहुत ही यंग है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। बहुत ही यंग है आपके, 19 वर्षीय है आपके, और ये आपके बन गए हैं यंगेस्ट मैन ग्रैंड स्लैम चैंपियन, ठीक है। राफेल नडाल जी के बारे में तो आपको पता ही है, इन्होंने 2005 में इन्होंने जीता, वो भी यंगेस्ट आपके बने थे। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अब ये आपके पूरे अगर आप विश्व भर में देखा जाए तो ये आपके सबसे यंगेस्ट आपके बन गए हैं, 19 वर्षीय है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज जी क्या जीता इन्होंने, यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल, ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या हो गया है, द यूएस ओपन टाइटल विल आल्सो सी हिम बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर वन। तो बहुत बड़ी यहाँ पे उपाधि है, ठीक है। पूरे दुनिया में सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर वन अगर कोई प्लेयर अब है आपका, वो है आपके कार्लोस एल्कराज जी, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग आपकी खबर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े आते हैं। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि भाई पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में 22वां, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज आपका ये जो हुआ था आपका, ठीक है, समिट आपका हुआ था शंघाई वाला, समरकंद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, समरकंद। समरकंद कहाँ आता है आपका, उज्बेकिस्तान में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए आपका इवेंट हुआ था, बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी, रशिया था, सब लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो चाइना पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट आपका वो तो इंडिया के साथ तो नहीं हुआ था, बट यहाँ पे मीटिंग में हमने हिस्सा यहाँ पे लिया था, कई मुद्दों पे यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने किन किन मुद्दों को लेके यहाँ पे बात की उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया जो पेंडेमिक के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बात की है कि जब ये पेंडिंग वाला सिचुएशन था, कोविड 19 वाला सिचुएशन था, और जो आपका यूक्रेन का जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि इसके वजह से ना कई हमें दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा है रिगार्डिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सप्लाई चेन। अब ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब चेंज का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से ट्रेड की बात की जा रही है, ठीक है। जो ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई होना चाहिए वो उसमें डिलेज देखने को मिल रहा है, कभी कभी एक तरीके से हमें देखने को मिला कि नहीं हो रहा है। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, कोविड 19 सिचुएशन की वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, सप्लाई चेन में बहुत फर्क पड़ा है, ट्रेड में बहुत फर्क पड़ा है, इकोनॉमिकल सिस्टम खराब हुई है इसके वजह से, ठीक है ना। तो जैसे रशिया यूक्रेन का आपका अभी चल रहा है, ठीक है ना।
तो वहां पे फॉर एग्जांपल रशिया ने कितने सारे, रशिया पे सारे सैंक्शन लगे, तो रशिया ने भी उसको काउंटर करने के लिए कई सारे जो प्रोडक्शन है उसमें एक तरीके से लिमिटेशंस आपको देखने को मिला, अडेप्ट करते हुए देखने को मिला है। तो इसमें क्या है, बाकी विश्व भर में जितनी भी कंट्रीज उनको भी फर्क पड़ा जो इन्वॉल्व है भी नहीं, ठीक है ना। इंडिया ने अभी वीट के रिगार्डिंग आपने देखा बड़ा ही लिमिटेशंस किया था, तो हम उतना ज्यादा नहीं करेंगे प्रोडक्शन वगैरह, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें होगी। और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, एक जो ग्लोबल ऑर्डर है इकोनॉमिकल सिस्टम का, ये बहुत आपका इफेक्ट हुआ है। और वही चीज आपका माननीय प्रधानमंत्री भी यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला कि एनर्जी और जो फूड क्राइसिस है, इस दो चीज पे इन्होंने बहुत मुख्य तौर पे इन्होंने फोकस रखा है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो एनर्जी के फील्ड में और जो फूड क्राइसिस जो अभी चल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिला जो ग्लोबल जो एक सप्लाई मिलना चाहिए, वो एक मीन टाइम पे नहीं पहुंच रहा अलग अलग कंट्रीज को। और इंडिया भी इसका एक तरीके से शिकार हो गया है। तो हमें इसको रिगार्डिंग हमें बात करनी चाहिए, हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ पे इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने समिट में यहाँ पे बोला है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज बोली कि हमें एक तरीके से कुछ ऐसे हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए है कि हम एक बहुत ही रिलायबल, रेजिलियंट और एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड हमें सप्लाई चेन बनाना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिफरेंट कंट्रीज है, या फिर मैं इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करूं, अगर बहुत ही रेजिलियंट, रिलायबल, बहुत ही डाइवर्सिफाइड अगर चेन रहेगा, अगर हम एक डाइवर्सिफाइड चेन की यहाँ पे बात करें, मतलब कि एक तरीके से अगर आप देखोगे ना कि हम तो फॉर एग्जाम्पल हमें जो भी चीज एक्सपोर्ट करनी होती है, तो हम सेंट्रल एशिया जैसे हमें कोई चीज हमें भेजना पड़ता है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल एशिया भेजने के लिए हमें पूरा घुमा के पूरा जाना पड़ता है, ठीक है। तो पाकिस्तान जी तो कहाँ करने देगा, आपको लगता है पाकिस्तान करने देगा? तो पाकिस्तान के थ्रू तो हमारा माल जा नहीं सकता है, ठीक है। देखो, पार्टीशन से हमें बहुत नुकसान हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 1947 का जो वो पार्टीशन का जो वो अब दिन था ना, हमने जमीन अपनी दी भाई, वो जमीन अब देखो कितना नुकसान हो रहा है। इसमें हमारे एस जयशंकर साहब ने बोला है भैया कि इंडिया क्यों अभी पीछे रहा है, उन्होंने कई सारे कारण दिए। उसमें सबसे बड़ा कारण दिया पार्टीशन, कॉलोनाइजेशन, कितने सारी बातों ने रखी है, ठीक है। पार्टीशन की वजह से हमारा जो एक जियो पॉलिटिकल और जो हमारा एक जो ट्रेड रिलेशन हो सकता था वो खराब हुआ है बहुत ज्यादा। सेंट्रल देखो ना, पाकिस्तान की वजह से हम सेंट्रल एशिया माल नहीं पहुंचा पाते। हम कितने सारे एक्सपोर्ट लिंक्स हमारे हो सकते थे, नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। और एक तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे हिंट भी दिया है कि भैया डाइवर्सिफाइड हमें सप्लाई चेन की ओर बढ़ना चाहिए, हमें इतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं बनना चाहिए। बट होगा वो, आपको लगता है? आई होप होना चाहिए, बट वही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ही ऐसे होते हैं, ठीक है। सो ही स्ट्रेस दैट दिस वुड रिक्वायर बेटर कनेक्टिविटी एंड नीड फॉर गिविंग ईच अदर फुल राइट टू ट्रांसिट, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे भैया जितना हो सके हमें एक तरीके से हमें बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी अगर हम डाइवर्सिफाइड अगर रखेंगे सप्लाई चेन को, अगर हम ग्लोबल लेवल पे अगर हम ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा इजीली करेंगे, रूट्स अच्छे कनेक्टेड रहेंगे, तो आपका ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, है ना, और कंट्री की तरक्की होगी। तो यहाँ पे सप्लाई चेन्स को जितना हो सके वो बढ़ाना चाहते हैं, इसकी वो यहाँ पे मांग रख रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे मेक इन इंडिया, भाई ये देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब पे काम करना है, ठीक है। अभी तक हम देखोगे पूरा इतिहास हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे फोकस रखना कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें कूदना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के जो युवा है, जो बहुत ही टैलेंटेड वर्क फोर्स है, यही देश को बनाएंगे, यही देश को भाई बनाएंगे, सीधी बात है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो देश है ना, वो भैया इन्हीं से ही चलेगा, युवाओं से चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी जो यंगर जनरेशन वो अनएम्प्लॉयड है ना, देखने को मिलेंगे, आप ऑब्वियस की बात है। उतना स्किल नहीं है, उतना उनमें टैलेंट उतना ज्यादा, देखो टैलेंट तो कूट कूट के भरा भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमारे इस एजुकेशन सिस्टम ने वो चीज कह सकते हो ना, उतना स्किलफुल बनाया ही नहीं है। देखो करना वो बहुत चाहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, बट वो रिजिड एजुकेशन सिस्टम अभी तक था, जो आपके दिमाग को सोचने में मजबूर नहीं करता, क्रिटिकल थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आपको मजबूर नहीं कर रहा था, एनलाइटन नहीं कर रहा था। और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं देता, आपको थ्योरेटिकल रट्टा वाला आपको सिस्टम अभी तक एजुकेशन सिस्टम रहा है आपका, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो इस चीज से निकलने के लिए अभी एजुकेशन सिस्टम में काम किया जा रहा है। बट फिर भी हमारे जो भी करंट में जो यंग जनरेशन लोग हैं वो भी सफर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बट ये ठीक होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो ये है कि भाई युवा को आगे बढ़ाना है। इंडिया इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.5% दिस ईयर, बहुत बड़ी बात है।
एंड विच विल बी द हाइस्ट अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये अभी देखो इकोनॉमी के मामले में अगर एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, इफ यू कंपेयर इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज एक्चुअली इंप्रूविंग इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, यूएस में देखोगे मंदी चल रहा है, जो बाइडेन को लोग कोस रहे भैया तुमने गलती कर दी, हमने बना दी है। ठीक है, चाइना में कितना ज्यादा आप देख सकते हो प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन इकोनॉमिकल वहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। इंडिया ने इस टाइम अगर आप देखोगे अभी ठीक ठाक चल रहा है, एंड आई होप आगे भी अच्छा खासा चले। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या खबर है कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए पहले कि ये है क्या। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये एक आपका एक कह सकते हो कि अग्रीमेंट है, इसकी गवर्निंग बॉडी भी है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज आपके इन्वॉल्व रहते हैं। अभी इसका 9th सेशन आपका हुआ था, आपको पता होना चाहिए। इसका मेन एम क्या है। ठीक है, इन द देखो फार्मर्स के लिए आपका जो साइंटिस्ट आपके हो गए, जो प्लांट ब्रीडर्स आपके हो गए। ठीक है, ये जो तीनों के लिए हमें एक तरीके से जेनेटिक रिसोर्सेज हमें इनको एक्सेसिबल करवाने हैं। ठीक है ना, ऑन अ वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल। ठीक है, यहाँ पे मेक श्योर किया जा रहा है कि भैया कोई भी आपका फॉर एग्जांपल कोई भी आपका क्रॉप्स हो, डिफरेंट क्रॉप्स हो, उसका हमें एक तरीके से ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक कंट्री तक सीमित रहे। ठीक है, हमें इसको एक्सेसिबल टू ऑल भी करना है कि भैया एक तरीके से हर जगह, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आपका कोई प्लांट ब्रीडर आप मान लो, या कोई साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है, हमें उनको ये सारी चीजें एक्सेस करानी है। ठीक है, हमें इनको जेनेटिक रिसोर्सेज देने हैं, एक तरीके से इसके रिगार्डिंग, और हमें एक तरीके से ग्लोबल ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। कई सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व है इसी का, वो देखोगे तो भारत में आपका हाल ही में 9th सेशन आपका हुआ था। ठीक है, ये आपकी गवर्निंग बॉडी, ये ट्रीटी नहीं है, इसकी गवर्निंग बॉडी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 19 सितंबर से लेके आपका 24 सितंबर तक आपका हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इंटरनेशनल ट्रीटी आपका है, इसकी गवर्निंग बॉडी भी है। ठीक है, देखोगे तो पूरा इसका सिस्टम क्या है वो बहुत ही एक अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसी आपकी ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडेड है। ठीक है, ऐसा हल्के में मत लेना कि भैया बस हो गया, कोई करेगा तो नहीं करेगा, अरे नहीं करना क्या ट्रीटी को, ऐसा नहीं है, कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकती है। इट इज अ वेरी लीगली बाइंडेड आपका अग्रीमेंट है। आपका नवंबर 2001 में रोम में हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 31st सेशन ऑफ एफएओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक तरीके से जो हमें एक तरीके से ग्लोबल लेवल पे हमें जो फूड हो गया, या फिर जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनकी जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है, हमें वो एक्सेसिबल कराने हैं टू ऑल जो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और जो भी आपके चाहे फार्मर्स है, साइंटिस्ट है, जो भी इससे रिलेटेड है, उनको हमें एक्सेस कराना है। ठीक है ना, तो ये मेक श्योर करता है कि एक तरीके से ग्लोबल ऑर्डर बने रहे फूड के सिस्टम में, क्रॉप लेवल में एक तरीके से आपका ये बना रहे। आई होप इतना आपको जिसे समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्या भाई, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है भी, जैसे कि जम प्लाज्म, बायोडाइवर्सिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एक तरीके से इसको मेंटेन करना ग्लोबल ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको जैसे यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मल्टीलेटरल सिस्टम के थ्रू अगर आप देखोगे तो टोलरेट जर्म प्लाज्म, मतलब कि वही है प्लांट का या क्रॉप का, अगर आप देखोगे उसका हमें क्या करना है, उसका जो भी जेनेटिक जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, हमें उसको जितना हो सके हमें उसे एक्सेस करवाना है। एक ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज को कराना है कि सबको फायदा यहाँ पे हो। ऐसा नहीं कि भैया मतलब एक तरीके से उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल ऑर्डर हमें यहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है, चलो आई होप इतना आपको जैसे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारा जो लास्ट आज का खबर है, और इसके बाद हम आते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे भैया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे डोनेस्क और लुगांस्क में अगर आप देखोगे तभी वोट आपका हुआ था। ठीक है, यूक्रेन की आपकी जगह है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो यूक्रेन में डोनेस्क और आपका लुहांस्क लुहांस्क आपकी जो जगह है, यहाँ पे आपका वोटिंग हुआ था, रेफरेंडम आपका हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंडम से फिर ये पता चला कि इन सारे लोगों ने बोला कि हमें रशिया से यहाँ पे मर्ज होना है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन यूक्रेन डोनेस्क एंड लुहांस्क along with the Kherson region and a part of the Zaporizhia region in the southern Ukraine। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर आप देख सकते हो, ये लुहांस का पार्ट है, लुहांस का दोनेस्क का पार्ट आपका हो गया है। आप यहाँ पे खरसन वाला पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रीमिया तो आपको पता ही है। ठीक है, और ये आपका जो जफोरिजिया है। ठीक है, ये जो आपका जो सदर्न यूक्रेन का जो पार्ट है, अगर आप देखोगे इनके लोगों ने यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने वोट किया कि हमें रशिया में ज्वाइन होना है।
तो भैया कीव में बैठे हुए यूक्रेन अब क्या करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अगर आप देखोगे भी ना, यूक्रेन में कई टाइम से अगर आप देखोगे तो सेंसस भी नहीं हो रहा है। कभी देखना, रिसर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है। मतलब देखो, वेस्टर्न मीडिया जो दिखाती है यार ये हो रहा है, रशिया रशिया ने ये किया वो किया है, वेस्टर्न मीडिया अपना काम करे, बट आप भी थोड़ा बैलेंस देखो, दोनों तरफ देखो क्या मामला है क्या, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो इंडियन मीडिया तो पता ही है, छोड़ो। तो ये आपका हुआ था 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक का, ये आपका रेफरेंडम पूरा हुआ था। और यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि भैया हम तो रशिया जाएगा, ठीक है, हमें रशिया चाहिए। यहाँ के चार आपको देखने को रीजन्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती है, चलता रहता है, ठीक है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, ये चलता रहेगा। और ये एक बार आप युद्ध में अगर घुस गए तो वो आपको खींचेगा खींचेगा खींचेगा। अभी भी रशिया बहुत एक्टिव है, बहुत अभी पुतिन चाचा भी रुक नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ हमारे आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जो भी हमारे सितंबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, उसको मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस पे। अगर आपको ऐसी अमेजिंग, अगर आपको कोर्सेज चाहिए है डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएसबी हो, एनडीए हो, एफके जैसे जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के साइट में जाना चाहिए। ऐप को अच्छे से एक्सप्लोर करो, और डिटेल में आप वहां पे देख सकते हो। अमेजिंग कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग आपको चीजें देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे जैसे एसएसपी रिगार्डिंग और आपके इंटरव्यू की ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत ही अमेजिंग चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको बस यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है, साइट को अच्छे से समझना है। बंडल्स के फॉर्म में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हमारे से जितने भी अगर आप देखोगे, जो इंपॉर्टेंट हमारे, आप कह सकते हो कि जिन्होंने, जो हमारे रैंक होल्डर्स है, जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को एक तरीके से आप कह सकते हो उन्होंने एनरोल किया था, उन्होंने सारा अपना एक्सपीरियंस बताया है। आपको बस जाना, उनको देखो, समझो, और उनसे सीखो कि भैया हमारा जो साइट है एसएसबी क्रैक एग्जाम, उन्होंने जो हमारा है वो कितना ज्यादा एफर्ट्स आपके लिए लगाता है, कितना ज्यादा आपके लिए मेहनत करता है। हमारे एजुकेटर्स भाई दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए अपडेटेड कंटेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर इसी के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, डेली करंट अफेयर, भैया डेली करंट अफेयर पूरा देखूंगा, पूरा मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, इजीली आपको समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है ना। तो जब भी डिफेंस अपडेट है सारा आपको मिलेगा, आपको सिर्फ जाना है साइट में, सब आपको मिल जाएगा, सब आपको बढ़िया तरीके से देखना है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं भैया अपने मुद्दे पे, दैट इज रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे होगा भैया, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल आएंगे और आपको यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। मैं उम्मीद रखूंगी आप अच्छे से यहाँ पे जवाब दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पहला सवाल, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी समिट हुआ था, है ना। तो भाई इसमें कितने मेंबर्स होते हैं बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स होते हैं, बताइए। बहुत ही बढ़िया है ये। आई होप आप बिल्कुल अच्छा जवाब दोगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितने आपके मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स आपके होते हैं, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आपके हैं। यहाँ पे चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और साउथ एशिया में देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। अब पूरा यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अच्छे से यहाँ पे आपके लिए बना दिया है, ठीक है, पूरा इमेज रखा हुआ है। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंटली समरकंद में हुआ था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रशिया से, तो उन्होंने की थी बात, ऑफिस को बताया, व्लादिमीर पुतिन से तो की थी। बाकी पाकिस्तान और चाइना से डायरेक्ट आपका तो हुआ नहीं था, है ना। तो वहां पे माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें रखी थी ग्लोबल सप्लाई चेन के रिगार्डिंग। और हम इकोनॉमी बाय बाय देश हम इतनी कर लेंगे, है ना। और यूथ का एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन बताया भारत का। तो ये सारी चीजें पे यहाँ पे डिस्कशन आपका हुआ है। चलो, आगे यहाँ पे बढ़े आते हैं भाई, यहाँ पे आगे बढ़े आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ पे है ये रहा। चलो, ये वाला हो गया। हाँ, ये वाला बाकी, चलो। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंट एससीओ, भाई बताओ, बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बताइए, इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली एससीओ को कब ज्वाइन किया था? 2016, 2017, 2018 या 2019? बताइए, बिल्कुल बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल टाइम लीजिए, आराम से, आराम से, नहीं जल्दी बताओ कितना भी क्या है ना।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही जवाब है 2017। चलो आगे बढ़े, आते हैं नेक्स्ट क्या भाई हमारा, कि भाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके कब इस्टेब्लिश हुआ था बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1999 में हुआ था, 2000 में, 2001 में, 2002 में, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही, आपका यहाँ पे जवाब है 2001 में। चलो आगे यहाँ पे बढ़े आते हैं। शंघाई फाइव वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, बताइए। शंघाई फाइव वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1994, 95, 96 या 97, बताइए। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि शंघाई फाइव वॉज इस्टेब्लिश इन 1996। ठीक है, ये सारा चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, शंघाई फाइव के बारे में बताओ। ठीक है, या फिर इंडिया कब आपका हुआ था, है ना, ऑफिशियली कब हुआ था, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, डैश वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई फाइव, बताओ। शंघाई फाइव में अगर देखा जाएगा तो भैया ये कुछ कंट्रीज हैं जो मेंबर नहीं थे। चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपका सही जवाब। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका उज्बेकिस्तान, अगर आप देखोगे तो वो आपका यहाँ पे मेंबर नहीं था शंघाई फाइव का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपका एससीओ 2001 में बना, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान वो द मेंबर ऑफ द शंघाई फाइव, उज्बेकिस्तान आपका नहीं था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, एससीओ का हेडक्वार्टर, एससीओ का हेडक्वार्टर, बताइए। बहुत इजी है। बीजिंग है, शंघाई है, समरकंद है या मॉस्को, ठीक है, बताइए। तो इसका जवाब बिल्कुल बीजिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम शंघाई है तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया शंघाई होगा, शंघाई नहीं है, बीजिंग में इसका पूरा हेडक्वार्टर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एससीओ, अभी करंट में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। व्लादिमीर नोरोव, सबार एमोदोसोव, प्रदीप रावत या वैंग ली, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, शाबाश। मुझे पता है आप बहुत ही बढ़िया करोगे, और आप बिल्कुल ये जो जितने भी आपके लिए सवाल है वो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आपका है। यहाँ पे आपके व्लादिमीर नोरोव, आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे क्या है, द मेन एम ऑफ एससीओ इज टू जनरेट कोऑपरेशन, किस फील्ड में, रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, काउंटरिंग टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इनमें से हर कोई, बताइए। हर कोई, बताइए। बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सब है। ठीक है, बॉर्डर इश्यूज के रिगार्डिंग, ठीक है, टेररिज्म को काउंटर करना, और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। देखो मैंने आपको रिसेंटली बताया था ना कि ग्लोबल सप्लाई चेन की बात की जा रही है, ठीक है ना, मोदी जी के द्वारा। तो वो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं मुद्दों के रिगार्डिंग बात होती है, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, 22वां एससीओ समिट वाज हेल्ड, बताइए। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में 22वां शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था, तो वो किस जगह पे हुआ था, बीजिंग में, शंघाई में, समरकंद या मॉस्को पे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला कि आपका ये जो आप देखोगे यहाँ पे समरकंद में आपका ये हुआ था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ फॉर 2022-2023 कौन सा शहर है, बताइए। कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल
ऑफ द एससीओ फॉर 2022 एंड 23? बताइए, आगरा, वाराणसी, न्यू दिल्ली या मथुरा? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए, वाराणसी में, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी, आपको पता होना चाहिए। और ये आपका एक कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल आपका बना है ऑफ द एससीओ 2022 एंड 3। चलो आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि भैया, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो ऐसे बता दोगे। बताओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल, न्यूयॉर्क, जिनीवा, लंदन, पेरिस? बताइए। बताइए, बहुत सिंपल है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे आपका जिनीवा है, ठीक है। आप देखोगे कोई भी, अगर आप देखोगे जो भी मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कैपिटल आपको जिनीवा में मतलब सब आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो हमने एससीओ की बात की है, हमने अलग मीटिंग्स के यहाँ पे बात की, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको हेडक्वार्टर्स आपको एक तरीके से रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये एक रेलिवेंट है और बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का भैया हेडक्वार्टर कहाँ पे? बताइए। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपको देखने को ये भी मिलेगा जिनेवा, जैसे मैंने आपको बताया था, जिनेवा में आपको बहुत आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जिनीवा में है, लंदन में है, पेरिस में? मैरीटाइम के रिगार्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन बना है, ठीक है। और हाल ही में मैरीटाइम आपका हेरिटेज भारत में कौन सा बना है? लोथल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसका जवाब है लंदन, ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, बताइए। न्यूयॉर्क में, जिनीवा में, लंदन में, पेरिस में? बताइए। हम्म, बिल्कुल सही, आपका ये लंदन में है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है आपका, इसका डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, हमने इसके रिगार्डिंग में पढ़ा था कि भाई आपकी जो ट्रिटी है, ठीक है, ये आपका एक तरीके से जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है, उसको हमें कैसे आपको एक्सेसिबिलिटी करानी है फार्मर्स को, आपके प्लांट ब्रीडर्स आपके हो गए, साइंटिस्ट को, एक ग्लोबल लेवल पे हमें एक्सेस करवाना है, ठीक है ना। तो उसमें एफएओ का बहुत बड़ा योगदान है, आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही, ये आपका रोम में है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो आपका रोम में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई सब, क्या है नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बहुत हाल ही में चर्चा भी है, नेटो वर्सेस रशिया, पता है। रोम में, वॉशिंगटन में, बेल्जियम में, बर्लिन में? बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका जो जवाब है वो है बेल्जियम, बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बताइए। हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बताइए। OIC, जिदा, मक्का, मदीना, रियद? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो जो मैं पूछा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आपका जवाब है जिदा। और जिदा में भी हाल ही में अगर आप देखोगे, पूरे विश्व भर का सबसे ऊंची इमारत आपको देखने को मिलेगी। अब अभी तक वैसे बुर्ज खलीफा था आपका दुबई का, ठीक है। अब आपका जो सबसे बड़ा, अब आपको जो होने वाला है, सबसे ऊंचा जो इमारत होने वाला है बिल्डिंग, अब वो आपका जिदा टावर आपका बनने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नारोबी, हेलसिंकी, टोक्यो, पेरिस? बताइए।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका भैया हेडक्वार्टर नारोबी में है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनाइटेड ऑफिस के कई सारे आपके डिपार्टमेंट्स रहते हैं, पता होना चाहिए। जिनीवा में है, टोक्यो में है, पेरिस में है, लंदन में है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। UNDRR एक यूनाइटेड नेशन का ही आपके ऑफिस है। हाँ, तो भाई बताइए कहाँ पे। तो ये है आपका जिनीवा, ठीक है। तो जिनीवा में ही आपको देखो, यूनाइटेड नेशंस के नॉर्मली जितने भी जो ऑफिसेस है, अदर ऑफिसेस अगर आप देखोगे तो आपको जिनीवा में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप जब MCQ वगैरह सॉल्व भी करोगे ना, तो आपके लिए एलिमिनेशन मेथड आपको थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये सारे चीजें पूछे जाती मेरे दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। चलो आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके लिए सवाल है और आपको यहाँ पे बताना है इसका जवाब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका UN कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, हाल ही में आपको पता होगा UN कमिश्नर आपके चुने गए ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, तो वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस, वोल्कर टर्क, मैरी रॉबिन्सन, या मिशेल बैसलेट? ठीक है। इसका जो जवाब है आपको वो दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जब मैं आऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आपको कई सारी चीजें, जो आपका जो सितंबर महीने में जो भी करंट अफेयर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने वो सारी चीजें आपको कवर करा लिया। मैं, मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना हो सके आपको इजी लेवल पे आपको मैं वो बता पाऊँ, ठीक है। वापस से चीज पे आ जाते हैं कि अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, SSB हो गया आपका, CDS, NDA, जितने भी आपके एग्जाम्स है, अगर आपको तैयारी करनी डेडिकेटेड तौर से, तो आपको हमारे कोर्सेज SSB क्रैक एग्जाम्स में जाना है, कोर्सेज को अवेल करना है। और आपको यहाँ पे अपने पढ़ाई में डेडिकेटेड, आपको जो पढ़ाई करनी है उसके लिए हम पूरा बढ़िया से हमने आपके लिए कोर्सेज आपके लिए बनाए बंडल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो बंडल्स के फॉर्म में। जब NDA एग्जाम का कोर्स देख लो, CDS का देख लो, आप SSB इंटरव्यू इंटरव्यू गाइडेंस के रिगार्डिंग कोर्स देख सकते हो, सब बहुत ही अच्छे से हमने बनाया है। आपको बस क्या करना है, साइट में विजिट करना है और इस साइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इस साइट अपने में ही एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मैं जो भी आपके डेली करंट अफेयर है, डिफेंस अपडेट, सारे आपको अपडेटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। सारा अपडेटेड है, आपको बस क्या करना है, आपको बस एक्सेस यहाँ पे करना है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, कोई भी अगर आपको कोर्स अवेल करना है, डोंट फॉरगेट कि आप यहाँ पे Warrior 10 आप यहाँ पे कोड का इस्तेमाल करोगे, डिस्काउंट मिलेगा, फायदा मिलेगा, सीधी बात है। भाई इतना अच्छा कोर्सेज है यहाँ पे आपको देने के लिए, तो उसका फायदा क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। सितंबर महीने का करंट अफेयर खत्म, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने करवा लिया है, और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, इसी जज्बे के साथ आपको मैं नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलूंगा। सो इसी के साथ मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।